अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे। आप लोग अटेंडेंस लगा लें, चंद मिनट में लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सब लोग अटेंडेंस मार्क कर लें। गूगल फॉर्म का लिंक प्रोवाइड किया गया है, उसके ज़रिए से अटेंडेंस लगा लें। और जैसे ही कुछ मज़ीद स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करते हैं तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने कल वाला टास्क कर लिया होगा। जी ज़रूर पूछ सकते हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी है थोड़ा सा वक्त, हम अभी लेक्चर स्टार्ट नहीं कर रहे, तो आप जो क्वेश्चन करना चाहें कर सकते हैं। काशिफ नवाज, काशिफ साहब कभी लाइव भी तशरीफ़ लाएं और कुछ अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो जी काशिफ साहब, जो भी क्यूरी आप कमेंट कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले हम एक आध क्यूरी को आंसर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जिन लोगों ने कल की असाइनमेंट कर ली है वो ज़रा मैसेज करते रहिएगा कि उन्होंने कल वाली असाइनमेंट कर ली है, कोई इशू तो नहीं आया उसमें। कल की कोई बात समझ में नहीं आई तो वो आप पूछ सकते हैं, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ इतनी देर में। कल हमने कंट्रोल फ्लो को पढ़ा था, उसमें कंडीशन स्ट्रक्चर, इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट को देखा था। तो इनसे रिलेटेड कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो तो मैं अभी उसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने एक असाइनमेंट आपको दी थी और एक टास्क दिया था जो ड्यूरिंग लेक्चर हमने करना था। देखें जी, क्लाइंट टेक्निकल होता है तो वो कोड आपसे डिमांड करता है तो फाइल को जिप करें और उसको सेंड कर दें मेल के साथ अटैच करके। तो बहुत कम क्लाइंट होते हैं जिनको कोड चाहिए होता है। तो जिनको कोड चाहिए हो, फाइल एक फाइल है या 10 फाइलें हैं, उन फाइलों को जिप बनाएं और मेल के साथ अटैच करके उनको सेंड कर दें। मोस्टली क्लाइंट्स ये डिमांड कर रहे होते हैं उनको कोड करने के बाद उनके सर्वर पे डिप्लॉय कर दिया जाए। टेक्निकल क्लाइंट्स नहीं होते तो वो कोड आपसे लेते नहीं हैं, वो कहते हैं हमारे सर्वर पे डिप्लॉय कर दें, और सर्वर का वो एड्रेस आपको दे देते हैं और उनकी डिमांड होती है कि वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया जाए। तो मोस्टली डिप्लॉय किया जाता है कोड सर्वर पे। लेकिन कभी टेक्निकल क्लाइंट्स होते हैं वो कहते हैं जी कोड हमें दे दें, तो जिप करके उनको दे दिया जाता है। कभी वो कहते हैं कि गिट रिपोजिटरी पे पुश कर दें, तो वहाँ पे पुश किया जाता है मुख्तलिफ तरीके से। देखें जी, अभी तो अरे यूज़ नहीं करेंगे। ये राहीला ने जो क्वेश्चन किया, अभी अरे यूज़ नहीं करेंगे। अरे इंशाल्लाह हम ना कल या परसों नेक्स्ट वीक मंडे को पढ़ेंगे, तो अरेज को वब हम देखेंगे। अभी आप अरे यूज़ ना करें, अरे की अलग से प्रैक्टिस आ रही है, अरे को हम अलग से देखेंगे तो उस वक्त अरे की प्रैक्टिस आएगी। अभी अरे को यूज़ नहीं करना, अभी आप वेरिएबल्स यूज़ करें। तो मैंने जो असाइनमेंट दी थी उसमें बताया था कि आपको आपने
6 वेरिएबल लेने हैं। 6 नॉर्मली स्टूडेंट्स की पीरियड होते हैं, तो उन 6 पीरियड्स में 6 बुक्स पढ़ाई जाएंगी। उन 6 बुक्स के आपने रिजल्ट्स उनसे लेने हैं। लेने के बाद उनको कैलकुलेट करना है कि जो मार्क्स स्टूडेंट ने लिए हैं उनका ग्रेड क्या है, ओवरऑल ऑब्टेन मार्क क्या है, कुछ प्रोसेसिंग उसके ऊपर करनी है पूरी। एक रिजल्ट रिजल्ट कार्ड आपने बनाना है उन मार्क्स को लेके। फिर बाद में आप उन 6 वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को चेंज कर दें। कभी स्टूडेंट के मार्क्स उर्दू के अंदर 50 कर दें और कभी 80 कर दें और कभी 100 कर दें। इस तरीके से देखें कि फिर आपकी रिपोर्ट सही वर्क करती है कि नहीं करती। तो ऐसा ऐसा हम जाएंगे यूज़र से हम लोग इनपुट लेना शुरू करेंगे, लेकिन सरे 10 यूज़र से हम इनपुट नहीं ले रहे, हम हार्ड कोड वैल्यूज़ को लेके चल रहे हैं। तो सरे 10 अभी हमारी टूल किट कंप्लीट नहीं है, तो जैसे ही टूल किट कंप्लीट होगी तो फिर हम ऐसा भी करना शुरू कर देंगे कि रियल टाइम डेटा लेंगे। तो वो भी इंशाल्लाह एक आध वीक में रियल टाइम डेटा आना शुरू हो जाएगा। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने कंट्रोल फ्लोज पढ़ना शुरू किए थे, उनमें हमने इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट पढ़ ली थी। अलबत्ता लूप्स आज पढ़ेंगे, वो कल हम डिस्कस नहीं कर पाए थे। तो जी, ये लूप्स लूपिंग स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसे होती हैं, कितनी किस्म की लूप्स होती हैं और कैसे उनको डिफाइन किया जाता है। जी जावेद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने असाइनमेंट कर ली, जज़ाकल्लाह। जी आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी आउटपुट बहुत अच्छी बने। अगर आप HTML टैग्स यूज़ करेंगे तो आपकी आउटपुट काफ़ी अच्छी, जो यूज़र को जो कुछ दिखाना है वो ज़रा खूबसूरत होना चाहिए, तो उसके लिए ज़ाहिर है HTML यूज़ की जाएगी। शुक्रिया शहजाद साहब। आप जो लोग, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि जो लोग IT बैकग्राउंड से नहीं हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो डेली मुझे फीडबैक दिया करें। वो डेली बताएं कि क्या चीज़ उनको समझ में आई, क्या चीज़ समझ में नहीं आई। और ख़ास तौर पे असाइनमेंट्स और टास्क जो दिए जाते हैं उनको डेली बेसिस पे करें। अगर नहीं आया या नहीं कोई बात समझ में आ रही या टास्क नहीं समझ में कुछ हो पा रहा या कुछ और प्रॉब्लम है, तो वो इमीडिएटली मुझे बताया करें ताकि हम उनको साथ लेके चलें। अगर आप मुझे बताएंगे नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और इसलिए आप लोग साथ में टच में रहा करें, रोज़ाना लाइव आया करें। जो लोग IT बैकग्राउंड से नहीं है, बहुत ज़रूरी है कि वो लाइव ज़रूर आया करें। चलें, जब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बाकी इंशाल्लाह लेक्चर के एंड में बाकी क्यूरीज को इंटरटेन करेंगे। तो आज का लेक्चर कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ ट्रिकी नहीं है। ज़रा जल्दी से इसको देखते हैं। शायद चलेंगे, आज लूप्स पढ़ते हैं, कल फिर कुछ और हम देखेंगे। अच्छा जी, लूप्स क्या होते हैं ज़रा इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। कुछ मुश्किल नहीं है, 2-4 मिनट में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी ये बात। लूप्स, लूप के लफ्ज़ से ही जाहिर है कि ये कोई सर्कल की तरह की चीज़ है। एक ही सर्कल में आदमी बार बार घूमता रहे तो लूपिंग इसको बोलते हैं, कि एक ही जगह पे बार बार चक्कर लगाता लगाता रहे आदमी। सर्कल के अंदर आदमी घूमता रहता है, कभी एंड नहीं होता। वो बस अब घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं सर्कल की तरह, राउंड राउंड।
तो ये भी कुछ लूप का भी कुछ इसी तरह का मतलब है, ये कुछ इसी तरह के काम करती है। मोस्टली होता ऐसे है कि कभी हमें मोस्टली ज़रूरत पेश आती है कि हम कोई कोड, कुछ पीस ऑफ कोड, कुछ लाइन ऑफ कोड जो होता है ना, 10-15 लाइन ऑफ कोड जो है ना, वो हमें रिपीट करनी पड़ती हैं। एक प्रोसेस होता है जो प्रोसेस हमें बार बार चलाना होता है। फॉर एग्जांपल क्लास के 100 स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट से रिलेटेड कोई प्रोसेसिंग करनी है, देखनी है कि उनका डेटा जो है उनकी अटेंडेंस कितनी है, उनकी मंथली अटेंडेंस क्या है, कितनी किसने छुट्टियां की हैं, कितना फाइन कैलकुलेट करना है। तो ये एक प्रोसेसिंग हो सकती है। तो ये प्रोसेसिंग हर स्टूडेंट के लिए होगी, जितने स्टूडेंट्स है हर एक की अटेंडेंस मालूम करनी होगी, कि देखनी होगी कि उसकी लीव्स कितनी रही हैं और उसने फाइन उसके ऊपर कितना आया, इस तरह की चीज़ें प्रोसेसिंग करनी होगी। तो 100 स्टूडेंट्स हैं, जितने स्टूडेंट्स होंगी उतनी उतनी दफ़ा कोड को एग्जीक्यूट करना होगा। एक हम प्रोसेस बनाते हैं जो अटेंडेंस को देखता है, उनकी लीव्स को निकालता है, उनके फाइन को कैलकुलेट करता है। तो इसका कोई फंक्शन बना लिया जाएगा, ये में भी 50-100 लाइनों का एक फंक्शन हो जाएगा, और इस फंक्शन को अब हमने तमाम स्टूडेंट्स के ऊपर एग्जीक्यूट करना, ताकि सब के बारे में मालूम पड़ जाए कि किसने कितनी महीने में कितनी अटेंडेंस रही और कितनी लीव्स रही और कितनी फाइन उसके ऊपर आया। तो हमें ये जो कोड है 150 लाइनों का, जिसके अंदर हमने ये सारा कुछ डिफाइन किया हुआ है, ये प्रोसेस, तो उसको एक लूप के अंदर रखेंगे और लूप को टारगेट दे देंगे कि 100 दफ़ा इसको एग्जीक्यूट करो, और हर दफ़ा उसको नया डेटा देते रहेंगे। पहले स्टूडेंट 1 था, फिर स्टूडेंट 2 थमा देंगे, और उसको फिर स्टूडेंट 3 का डेटा थमा देंगे, और हर दफ़ा वो सेम कोड को एग्जीक्यूट करेगा। तो कभी ऐसी ज़रूरत पेश आती है कि हमें कोई पीस ऑफ कोड जो होता है ना, वो एक ख़ास नंबर तक एग्जीक्यूट करना मकसूद होता है, बार बार उसको एग्जीक्यूट करना होता है। और उस सिनेरियो मैंने आपको बताया कि क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए हमने हर मंथ एंड पे उनके अटेंडेंस को कैलकुलेट करना होता है। हर टर्म एंड पे हमने उनके लिए मार्कशीट बनानी होती है, और इसी तरह और बहुत सारी प्रोसेसिंग हो सकती हैं। तो वो सारी को हमने फंक्शंस की सूरत में डिफाइन करेंगे, और जितनी दफ़ा उसको एग्जीक्यूट करना मकसूद होता है तो उतनी दफ़ा उसको लूप में रखेंगे। तो लूप एक स्ट्रक्चर है जो किसी ख़ास कोड को ख़ास नंबर, ख़ास टाइम में उसको एग्जीक्यूट करता है। जितनी दफ़ा हम उसको बताएंगे वो उतनी दफ़ा उस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। तो 4 तरह की लूप्स हैं, चारों सेम काम करती हैं। 4 मैकेनिज्म डिफरेंट हैं लूपिंग के। तो आगे जाके हम देखेंगे कि कौन कौन सा मैकेनिज्म किस किस सूरत में ज़्यादा फ़ायदा मंद है। बहुत सारी चीज़ें किसी ख़ास सिनेरियो में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। तो पहले हम चारों लूप्स को देखते हैं, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र भी आ रहा है। फॉर लूप होती है, वाइल लूप होती है, डू वाइल, फॉर ईच। ये 4 लूप्स हैं। वन बाय वन इनको देखते हैं। ये एक डायग्राम है, इससे देख लें कि लूप कैसे आएगी। ये पहले डायग्राम को देखने से पहले ये नीचे फॉर लूप का कुछ स्ट्रक्चर लगा हुआ है आपके सामने। फॉर का कीवर्ड आता है, कंडीशन आती है पैरेंथेसिस के अंदर। कंडीशन को हम देखते नहीं है कि वो है क्या, जैसे इफ एल्स के अंदर इफ आता था और बाद में पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन आती थी। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। फॉर लूप का कीवर्ड आएगा, पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन आएगी, स्टार्टिंग ब्रैकेट होगी और एंडिंग ब्रैकेट होगी। करली ब्रैकेट्स आती हैं स्टार्ट और एंड के लिए, और उसके दरमियान में लूप की बॉडी होती है। वो जितना कोड, वो 50 लाइनों का, 100 लाइनों का या 1000 लाइनों का जो कोड है, जिसको हमने बार बार एग्जीक्यूट करना है, जिसने कैलकुलेट करना है कि स्टूडेंट्स की लीव्स कितनी है, उसकी अटेंडेंस कितनी है, उसका फाइन कितना है, वो सारा का सारा कोड लूप की बॉडी में आएगा। हर दफ़ा फॉर लूप कंडीशन को चेक करेगा कि स्टूडेंट 100 से ज़्यादा हो गए हैं कि नहीं हुए। अगर 100 से कम है तो चलो फिर एक दफ़ा एग्जीक्यूट करो, नया स्टूडेंट मिल जाएगा और आगे चलते जाएंगे। जब क्लास स्टूडेंट एंड हो जाएंगे तो लूप की जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी और लूप से बाहर निकल जाएंगे। इसी तरह ये ऊपर लगा हुआ है, ये इसके कंट्रोल फ्लो। लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होगा, पहले ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, और फिर यहाँ पे फॉर लूप आ जाएगी या कोई भी लूप आ जाएगी। ये लूप की कंडीशन है। ये डायमंड जो नज़र आ रहा है आपको, ये लूप की कंडीशन होती है। लूप की कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी।
उसमें यस होगा या नो होगा। अगर नो होगा तो लूप ब्रेक कर जाएगी, ब्रेक करके नेक्स्ट कोड को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगी, ये इस साइड से इधर से बाहर आ जाएगी राइट साइड से। और अगर लूप की जो कंडीशन है वो ट्रू होगी तो ट्रू होगी, कोड की बॉडी में चला जाएगा, लूप की बॉडी में कंट्रोल चला जाएगा, वहां पे लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, जितनी भी लाइन का कोड होगा वो सारा का सारा कोड होगा एग्जीक्यूट होने के बाद दोबारा कंट्रोल दोबारा कंडीशन के अंदर चला जाएगा, फिर कंडीशन चेक की जाएगी ट्रू है या फॉल्स है, अगर ट्रू है तो फिर इधर ऐसे ही, और जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी ये कंट्रोल जो है ऐसे सर्कल सर्कल में घूमता रहेगा जैसा कर्सर आपको नजर आ रहा है। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर बॉडी में नहीं जाएगा बल्कि साइड से होके निकल जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको एक डायग्राम से भी बात समझ में आ गई कि लूप कैसे वर्क करती है। वो एक सर्कल सर्कल में घूमती रहती है जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, जब तक कि कंडीशन में नो नहीं आ जाता, जब तक यस रहता है वो चलती रहती है, और जब नो आ जाता है तो फिर वो एग्जिट कर जाती है। ये फॉर लूप का एक एग्जांपल है, हम इसको अभी थोड़ी देर में देखते हैं। ये व्हाइल लूप की एग्जांपल है, और व्हाइल लूप की एक और एग्जांपल है जी, डू व्हाइल लूप की एग्जांपल है, फॉर ईच की एग्जांपल है, और ब्रेक स्टेटमेंट है। ये हम आखिर में पढ़ते हैं, अभी हम इन सब चीज़ों को देखते हैं जब हम चलते हैं उसमें कोड में। तो 1-2 मिनट में हम कोड में जा रहे हैं, जस्ट स्लाइड्स को देख रहे हैं कि उनमें है क्या। इम्प्लीमेंट इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कास्टिंग। अच्छा जी, चलें इस बात को देख लेते हैं, लूप्स की अभी हम एग्जांपल देखते हैं। ये चूँकि बहुत छोटी सी बात है, इसको इधर ही कवर करके फिर आगे चलते हैं, हम लूप्स की एग्जांपल्स को देखते हैं। इम्प्लिसिट कास्टिंग और एक्सप्लिसिट कास्टिंग। कास्टिंग क्या होती है ये ज़रा एक दफ़ा समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कास्टिंग को देखते हैं और फिर हम लूप्स को देखेंगे। हमने बताया था कि PHP ज़रा स्मार्ट किस्म की लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें कास्टिंग करने की, वेरिएबल्स को कास्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। वेरिएबल कास्टिंग क्या होती है ये ज़रा 1 मिनट में समझिएगा। होता यूँ है कि हमने कहा था वेरिएबल मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। वेरिएबल न्यूमेरिक हो सकते हैं, वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप हो सकते हैं। न्यूमेरिक वेरिएबल्स में सारे वो होते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज़ आती हैं, 10, 100, 20 इस तरह ये कुछ आ रहा होता है। उसमें मुख्तलिफ तरह के होते हैं, कुछ इंट्स होते हैं, कुछ डबल्स होते हैं, कुछ फ्लोट्स होते हैं, कुछ में डेसिमल पॉइंट्स होते हैं, कुछ में डेसिमल पॉइंट्स नहीं होते। तो कुछ हम यूँ कह लेते हैं 2 तरह के वेरिएबल्स होते हैं, इंटीजर्स और स्ट्रिंग। इंटीजर्स के अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं और स्ट्रिंग के अंदर, बहरहाल ये टर्म तो कुछ सही नहीं है, हम इसको न्यूमेरिक और स्ट्रिंग्स कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल कुछ भी आप समझ लें। कभी ज़रूरत पेश आती है कि एक वेरिएबल ए है, फॉर एग्जांपल जैसे स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा है, ए इस सूरत में क्योंकि इसके अंदर 56 स्टोर है, तो PHP एक स्मार्ट लैंग्वेज है, ये इसको खुद ब खुद ही इंटीजर बना देगी। जैसे ही हम इसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर करेंगे तो ए वेरिएबल खुद ब खुद ही स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको बताना नहीं पड़ता, या इंटेलिजेंट है, खुद ही समझ जाती है। लेकिन ये खुद ब खुद कास्टिंग हो रही होती है, जो भी हम इसमें स्टोर करवाएंगे वो खुद ब खुद उसको कन्वर्ट कर लेगी। तो एक वेरिएबल टाइप दूसरी वेरिएबल टाइप में जो कन्वर्ट होती है, इस कन्वर्जन को कास्टिंग बोलते हैं। तो PHP खुद से चूंकि ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करती है, अगर हम ए वेरिएबल में इंटीजर स्टोर करवा देंगे तो PHP उसको इंटीजर बना देगी, और अगर इसमें हम स्ट्रिंग स्टोर करवा देंगे, डबल कोट्स दे के स्ट्रिंग स्टोर करवा देंगे, तो ये इसको एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करेगी। तो ये जो कास्टिंग हो रही है खुद ब खुद, इसको इम्प्लिसिट कास्टिंग बोलते हैं, कि एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में वेरिएबल खुद ब खुद कन्वर्ट हो रहा है, इम्प्लिसिट कास्टिंग इसको बोलते हैं। और कभी हम PHP पे एतबार नहीं करते, हम कंप्यूटर पे एतबार नहीं करते, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे एतबार नहीं करते। हमारी जो प्रोसेसिंग होती है ना, वो ज़रा क्रिटिकल लेवल की होती है, बहुत ही क्रिटिकल होती है, हम किसी पे ट्रस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि खुद ही कास्टिंग करो। इम्प्लिसिट कास्टिंग ठीक है, PHP कर लेती है, कंप्यूटर खुद से PHP
खुद से चीज़ों को मैनेज कर लेती है, लेकिन हम किसी किस्म की गलती को अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम खुद से कास्टिंग करते हैं। खुद से एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में जहाँ पे कन्वर्ट करने की ज़रूरत पेश आएगी तो हम खुद कन्वर्ट करेंगे। तो खुद कन्वर्ट करना चाहें तो ऐसे कन्वर्जन को एक्सप्लिसिट कास्टिंग बोलते हैं, और उसका तरीकाकार ये है इस स्क्रीन में जो आपको नज़र आ रहा है। दो नंबर हैं ए और बी, ए और ए में 10 हो सकता है, बी में 20 या कुछ भी में वैल्यू हो सकती है। इन दोनों को डिवाइड करके जो रिजल्ट आएगा तो हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं और सी में स्टोर कर रहे हैं। जरा बात को समझिएगा, इस वेरिएबल में हो क्या रहा है, इस स्टेटमेंट में हो क्या रहा है। दो वेरिएबल हैं ए और बी, उन दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके जो आंसर आएगा आंसर को सी में स्टोर कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आंसर जो भी हो हमें इससे गर्ज नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमें इंटीजर चाहिए, तो इंटीजर को हम खुद कन्वर्ट कर रहे हैं। ये देखें, तो खुद कन्वर्ट करने का तरीकाकार ये है, खुद कास्ट करने का तरीकाकार ये है कि पैरेंथेसिस के अंदर इंट लिख दें, वो खुद से उसको कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ पे देखिएगा आंसर क्या हो सकता है। आप मालूम है आंसर इंट भी हो सकता है और आंसर डबल भी हो सकता है। डबल और इंट में क्या फ़र्क है? डबल और इंट में फ़र्क ये होता है कि कभी आंसर में डेसिमल पॉइंट्स हो सकते हैं, कभी आंसर में डेसिमल पॉइंट्स नहीं होंगे। अगर हम 2 को 4 पे डिवाइड करें तो आंसर 2 आएगा, तो इसमें डेसिमल पॉइंट्स नहीं है, ये इंटीजर होगा। और कभी 2 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 2.5 आएगा, और वो इंट नहीं होगा बल्कि वो होगा वो डबल या फ्लोट होगा। तो इस सूरत में कभी आंसर डिफरेंट हो सकता है, तो हम रिस्क नहीं ले सकते, तो हम कहते हैं कि चलो जी खुद से इंटीजर उसमें कन्वर्ट कर दें। और कभी हम खुद कन्वर्ट करना चाहें या कास्टिंग करना चाहें तो ये उसका मैकेनिज्म है। इंट लिख दें, डबल पैरेंथेसिस के अंदर इंट लिख दें, वो खुद से उसको वो कास्ट कर देगा। ये एक्सप्लिसिट कास्टिंग है। इसी तरह ये इंटीजर के लिए इंट है, बूलियन के लिए बूल है, डबल के लिए फ्लोट है या रियल, और स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग है, अरे के लिए अरे, और ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। PHP डायनेमिक लिंकिंग, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। चलेंगे अब हम चलते हैं कोड फाइल्स के अंदर। हाँ जी, हमारे पास चल रहा है पहले से ही वैम। आज हम लूप्स को देखते हैं। लेक्चर 13 में कल हमने लूप्स को नहीं छेड़ा था और आज हम लूप्स को फोकस करते हैं। देखें, ये एक फॉर लूप है। फॉर लूप का ये सिंटैक्स है। मैंने बताया था फॉर का कीवर्ड आएगा, पैरेंथेसिस आएंगी, करली ब्रैकेट्स होंगी, करली ब्रैकेट्स के दरमियान में फॉर लूप की बॉडी होगी। मैं ज़रा देख लूँ आपकी कोई क्यूरी तो नहीं है। चलें जी, अभी हम ज़रा टास्क और असाइनमेंट को बाद में डिस्कस करते हैं। पहले आप ज़रा लेक्चर पे फोकस रहें, आपस में ज़्यादा बातें नहीं करें, इस पे फोकस रहें ताकि आज की असाइनमेंट और आज का टास्क आपको समझ में आ सके। तो ये बॉडी है। बॉडी में हम क्या कर रहे हैं, हमने 2 वेरिएबल टॉप पे डिफाइन किए हैं, वेरिएबल ए और वेरिएबल बी। उन तो दोनों में 0 0 रखा हुआ है और लूप को चलाते हैं। और हर दफ़ा लूप की बॉडी के अंदर जब भी लूप एग्जीक्यूट होगी, हमारे ए के अंदर ए वेरिएबल में 10 को ऐड किया जाएगा और बी वेरिएबल में 5 को ऐड किया जाएगा। हर वेरिएबल ए और बी में कुछ ना कुछ एडिशन कर रहे हैं। ए में 10 की एडिशन होती है, जो कुछ भी वैल्यू पहले से होती है उसमें 10 ऐड हो जाता है, और बी में 5 ऐड हो जाएगा। ये हमारी प्रोसेसिंग है। प्रोसेसिंग कुछ भी हो सकती है। सरे दस हमारे पास कोई रियल टाइम चीज़ नहीं थी, तो हमने यही प्रोसेसिंग कर ली कि 2 वेरिएबल्स में कुछ ना कुछ ऐड करते हैं। और फॉर लूप को एग्जीक्यूट करने का या उसकी कंडीशन कैसे होती है ये ज़रा समझिएगा। फॉर लूप की कंडीशन में 3 स्टेटमेंट्स होती हैं। हर स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन आपको दिख रहा है। 3 स्टेटमेंट्स होती हैं। एक इनिशिएटर होता है, एक कंडीशन होती है और एक इंक्रीमेंटर होता है। इनिशिएटर क्या है? जो लूप को इनिशिएट करता है। तो हमने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल का नाम आई रख दिया और उसमें 0 स्टोर करवा दिया।
कि हमारी लूप जो स्टार्ट होगी ना वो जीरो से स्टार्ट होगी। स्टार्ट कहाँ से करनी है, इनिशिएटर का मतलब लूप को स्टार्ट कहाँ से करना है। तो हम कहते हैं जीरो से स्टार्ट करते हैं, मोस्टली लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं और लूप इसी तरह चलती है। फिर सबसे आखिरी स्टेटमेंट जो है वो इंक्रीमेंटर है। हर दफा आई में जीरो वैल्यू होगी जब वैल्यू सॉरी पहली दफा आई का वेरिएबल डिफाइन हुआ उसमें जीरो वैल्यू आ गई। फिर एक दफा लूप एग्जीक्यूट होगी, एग्जीक्यूट होने के बाद जो आई वैल्यू है, इनिशिएटर है, उसको हम एक दफा इंक्रीमेंट कर देंगे, बता देंगे कि लूप एक दफा चल चुका है। फिर दूसरी दफा लूप चलेगी, फिर आई को इंक्रीमेंट कर देंगे और इस तरीके से ये लास्ट स्टेटमेंट जो होगी हम उसको बोल सकते हैं कि ये इंक्रीमेंटर है। ये इनिशिएटर आई स्टेटमेंट होती है, ये इंक्रीमेंटर स्टेटमेंट होती है और दरमियान वाली स्टेटमेंट कंडीशन होती है। अब हम चेक करते हैं कि आई जब तक 5 से कम रहेगा वब तक लूप को चलाओ, यानी हम 5 दफा लूप चलाना चाहते हैं और हमने उसका तरीकाकार ये रखा कि एक वेरिएबल डिफाइन किया, उसमें जीरो स्टोर करवा दिया और हर दफा उस वेरिएबल को इंक्रीमेंट करते हैं जिस दफा भी लूप चलेगी और हर दफा चेक करेंगे कि आई की वैल्यू क्या है। आई की वैल्यू अगर 5 या 5 से लेस देन है तो लूप को चलाते रहो, अगर आई की वैल्यू लेस देन 5 नहीं है तो लूप को एंड कर दो। तो ऐसे ही होगा, लूप 5 दफा चलेगी, आई की वैल्यू 5 तक पहुंचेगी, जैसे ही 5 होगी ये लूप ब्रेक कर जाएगी क्योंकि कंडीशन ट्रू नहीं होगी। 5 होते ही आई की वैल्यू 5 के इक्वल हो जाएगी, 5 से कम नहीं होगी। जैसे ही 5 के इक्वल हुई तो ये लूप ब्रेक कर जाएगी, फिर बॉडी में नहीं आएगी, सीधा इस ब्रेक पे आएगी और यहाँ से ये लाइन एग्जीक्यूट होगी और यहाँ पे जाके ए और बी को प्रिंट करवा दिया जाएगा। चलें जी स्लाइड को एग्जीक्यूट करते हैं। लेक्चर हमारा स्लाइड पर चलें, ये देखिएगा स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है ए के अंदर हम 10 का एडिशन कर रहे थे तो ए की वैल्यू लूप के एंड पे 50 हो चुकी है क्योंकि हम हर दफा 5 दफा लूप चली है और हर दफा हम उसमें 10 ऐड कर रहे थे और बी में हम चूंकि 5 ऐड कर रहे थे तो उसकी वैल्यू 25 हो चुकी है। क्योंकि 5 दफा चली है, हर दफा 5 ऐड हुआ तो 25 वैल्यू होगी। अब जरा हम इस स्टेटमेंट को चेंज कर देते हैं, कंडीशन स्टेटमेंट को। अब हम कहते हैं कि ये 10 दफा चलनी चाहिए, जब तक आई की वैल्यू लेस देन 10 होगी तो वब तक चले, तो ये वब तक चलेगी और उस हिसाब से हमारी कोड चेंज हो जाएगा। अब देखें ए की वैल्यू 100 हो चुकी है और इसकी वैल्यू 50 हो चुकी है बी की। तो ये देखें ए 0 है, बी भी 0 है, ए में हर दफ़ा 10 ऐड होता है और बी में हर दफ़ा 5 ऐड होता है। तो इस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट्स हो रही हैं। अब हम इसको 100 टाइम चलाते हैं तो इसमें कोई फ़र्क नहीं कि आप जितनी दफ़ा मर्जी चलाएं, आई की वैल्यू, इस सूरत में आई की वैल्यू चेक हो रही है। आई लेस देन 100 होगा, जब तक लेस देन 100 रहेगा ये लूप चलती रहेगी। चलें दोबारा इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखें ए की वैल्यू चेंज होगी और बी की वैल्यू भी चेंज होगी और अकॉर्डिंगली चेंज हुई, बहुत स्पेसिफिक कैलकुलेशन की गई और इस तरह जितनी मर्जी टाइम हम इसको चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। कोई अगर प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, मैं आपकी प्रॉब्लम को क्यूए सेशन में रिजॉल्व करूंगा। अच्छा जी, ये दूसरा काम है, यहाँ पे व्हाइल लूप आई है। व्हाइल लूप व्हाइल लूप में कुछ हमने पहले से ऐड किया हुआ है। जी व्हाइल लूप में क्या होता है जरा समझिएगा। व्हाइल लूप में व्हाइल का कीवर्ड आएगा, पैरेंथेसिस आएंगी, पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन होती है और वही स्ट्रक्चर फिर करली ब्रैकेट्स आ जाती हैं और करली ब्रैकेट्स के दरमियान जो कुछ भी है वो लूप की बॉडी कहलाती है। तो व्हाइल लूप भी वही काम करेगी, बस ज़रा स्ट्रक्चर इसका मुख्तलिफ है, इसके सिंटेक्स मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ क्या है, एक तो कीवर्ड व्हाइल का आएगा, पहले में फॉर कीवर्ड आया था, यहाँ पे व्हाइल का कीवर्ड आएगा। और जो कंडीशन है इसमें, इसकी कंडीशन में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट होती है
और वो कंडीशन स्टेटमेंट होती है। इसमें इनिशिएटर और इंक्रीमेंटर वो नहीं होते, कंडीशन के अंदर मौजूद होते हैं लेकिन कंडीशन के पैरेंथेसिस में नहीं होते। तो ज़रा इसको देखते हैं कि ये क्या है। उससे पहले हम कुछ मज़ीद सॉरी, मैं कुछ कोड को कमेंट कर दूं ताकि आपके लिए चीज़ें सिंपल रहें, बल्कि इसको डिलीट ही कर देते हैं ताकि आपको चीज़ें कंफ्यूज ना करें। देखिएगा जी, इस नम 50 को भी डिलीट कर देते हैं। आई ये इनिशिएटर है, लूप के अंदर अब कंडीशन में मौजूद नहीं है लेकिन मौजूद है। इनिशिएटर वाइल लूप में भी इनिशिएटर मौजूद होता है लेकिन वो कंडीशन का पार्ट नहीं होता। फॉर लूप में वो कंडीशन का पार्ट होता है। तो हमने आई में एक वैल्यू, वही फॉर लूप वाला स्ट्रक्चर है लेकिन कंडीशन से बाहर आई आ गया। आई को में हमने 0 स्टोर करवा दिया और अब कंडीशन के अंदर आके आई को चेक कर रहे हैं कि आई लेस देन 10 है तो लूप को एग्जीक्यूट करो, और जब तक आई लेस देन 10 रहेगा लूप एग्जीक्यूट होती रहेगी। और हर दफ़ा जब भी लूप एग्जीक्यूट होती है, लूप की बॉडी के अंदर हम आई को इंक्रीमेंट कर देते हैं। हर दफ़ा आई इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी। हर दफ़ा उसमें 1 ऐड होता रहेगा और 10 दफ़ा चलने के बाद आई की वैल्यू 10 हो जाएगी, और जो लेस देन 10 नहीं होगी। तो इस तरह हमारा गोल अचीव हो जाएगा कि हमने वैल्यू ये जो है ना आउटपुट, रिक्वायर्ड आउटपुट यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगी। तो चलें ज़रा इसको भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। और इस दफ़ा हम ने लूप के अंदर ही इसको प्रिंट स्टेटमेंट डाल दी है ताकि हम देख सकें कि कितनी दफ़ा ये लूप एग्जीक्यूट हुई है। सॉरी, इसमें कुछ एरर है, एक वैल्यू हमने ज़्यादा डाल दी है, वो नम की वैल्यू है। नम यहाँ पे है नहीं है, वेरिएबल हमने डिलीट कर दिया हुआ है तो इसलिए यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। आउटपुट में हम डाल रहे हैं कि जो लूप है उसमें आई की वैल्यू क्या है। हर दफ़ा आई की वैल्यू आपके सामने प्रिंट होगी, आप देख सकेंगे। ये देखें जी, लूप में पहली दफ़ा चला तो आई की वैल्यू 1 थी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, हत्ता कि 10 हो गई। जब 10 हो गई तो फिर उससे ऑनवर्ड ये नहीं चला। उम्मीद है ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसको 50 टाइम चलाने की कोशिश करते हैं तो ये 50 टाइम चलेगी, और हर दफ़ा आई की वैल्यू जैसा कि मैंने बता दिया। कुछ भी मुश्किल नहीं है, आसान सी चीज़ है। आगे चलते हैं। शायद ये कोड लिखा हुआ है, ये ज़रा कोड को एक दफ़ा एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ज़रा देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। आई की वैल्यू यहाँ पे 1, 2, 3, 4 है, और नम की वैल्यू ये कुछ हमने प्रिंट कराई है। इनर लूप के वैल्यू, इनर लूप को हम छोड़ देते हैं, हम जस्ट यहाँ पे रहते हैं। इनर लूप किसी और पर्पज़ के लिए, वो शायद ज़रूरत पड़ी तो हम कहीं जाके आपको दिखाएंगे किसी खास सिनेरियो को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जरा देखिएगा, हमने 2 वेरिएबल बनाए हैं, 1 to 10। लूप आई की वैल्यू 1 to 10 चल रही है, और num1 की जो वैल्यू है, नंबर एक वेरिएबल हमने बनाया हुआ है, वो उल्टा काउंट चल रहा है उसमें, 49, 48 वो उल्टा काउंट। तो इस तरीके से भी हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो नम के अंदर हमने 50 स्टोर करवाया और हमने उसको उल्टा काउंट करना शुरू कर दिया। तो हर दफ़ा नम की वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है और आई में 0 स्टोर करवाया, उसको इंक्रीमेंट करना शुरू कर दिया। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे प्रोग्रामिंग जो हमारी प्रोसेसिंग है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, और जिस तरह की प्रोसेसिंग करना चाहते हैं उस तरीके से वेरिएबल्स को हम हैंडल करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक और लूप है। अब आगे चल के हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इसको भी कि वाइल लूप कहाँ पे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, फॉर लूप कहाँ पे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। सारे 10 हर एक का स्ट्रक्चर देख लें, और थोड़ी सी इनकी हमने प्रैक्टिस करनी है अभी, ताकि हर एक को हर लूप लगानी आ जाए।
तो अभी थोड़ी देर में मैं आपको प्रैक्टिस भी देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक दफ़ा देख लें कि वो सारी लूप्स कैसे चलती हैं और इनकी अंडरस्टैंडिंग आप ले लें। डू वाइल लूप भी यही काम करती है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ये बिहेव करती है। वाइल लूप में तो और फॉर लूप में कोई इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि लूप एक दफ़ा भी चले या ना चले, कुछ ज़रूरी नहीं होता। कभी वो एक दफ़ा चलेगी, कभी एक दफ़ा भी नहीं चलेगी, ऐसा होगा। कभी वो अपनी कंडीशन जो दी हुई है, फॉर एग्जांपल 10 टाइम, वो कभी 10 टाइम चलेगी और कभी 0 टाइम चलेगी। फॉर एग्जांपल अगर शुरू में ही यहाँ पे आई के अंदर हम 9 स्टोर करवा दें तो वो एक दफ़ा चलेगी, और अगर हम यहाँ पे आई के अंदर 10 स्टोर करवा दें शुरू से ही, तो पहली दफ़ा ही आएगी, वाइल लूप चेक करेगी कि आई लेस देन 10 है, तो ला मान लो लेस देन 10 नहीं है तो वो नहीं चलेगी। तो ऐसा हो सकता है कि फॉर और वाइल लूप एक दफ़ा भी ना चलें। डिपेंड करता है कि डेटा कैसे उसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। कभी ज़रूरत ये पेश आती है कि हम चाहते हैं कि हमारी लूप जो है वो कम अज़ कम एक दफ़ा ज़रूर चले, फिर उसके बाद एग्जिट करे, कम अज़ कम एक दफ़ा ज़रूर चले, तो उसके लिए डू वाइल ऑफर की जाती है। डू वाइल कम अज़ कम एक दफ़ा चलती है, फिर उसके बाद ज़ायद मरतबा चले या ना चले, डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, लेकिन एक दफ़ा ज़रूर चलेगी। तो वो कैसे हम इस चीज़ को अचीव कर पाते हैं? हम इस लूप के अंदर, डू वाइल के अंदर, कंडीशन को एंड पे रख दिया। ये देखें, वाइल स्टेटमेंट बाद में आई है, कंडीशन भी बाद में आई है। पहले डू का कीवर्ड आया और उसकी बॉडी आई है। डू का कीवर्ड है और उसकी बॉडी है। डू के कीवर्ड के अंदर जो प्रोसेसिंग डिफाइन करनी थी वो हमने कर ली। तो पहली दफ़ा कंट्रोल फ्लो आएगा डू के अंदर, पहली दफ़ा ये प्रोसेसिंग जो भी हमने कोड डाला हुआ है इसमें, ये कोड एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि अभी कोई कंडीशन तो चेक होनी नहीं है। आई में 10 स्टोर किया हुआ है, आई में 10 वैल्यू चेक ही नहीं हो रही। जब चेक नहीं हो रही तो ये वाला सारा का सारा एरिया एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद फिर वाइल का कीवर्ड आएगा और फिर कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल वापस डू पे चला जाएगा, अदरवाइज कंट्रोल यहां से आगे को मूव हो जाएगा। तो कंडीशन चूंकि बाद में आ रही है, चेक उसने बाद में होना है, इसलिए ये कोड कम अज कम एक दफा जरूर चलेगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो दोबारा इधर आ जाएगा, अगर ट्रू ना हुई तो यहीं से कंट्रोल आगे चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। तो ये उस सिनेरियो में होता है कि जब हमें अपने कोड को कम अज कम एक दफा जरूर एग्जीक्यूट करना हो। चलें जी, इस स्लाइड को भी जरा एग्जीक्यूट करके देखते हैं आउटपुट क्या नजर आती है हमें। देखें जी, लूप में 11 आ रहा है, पहले ही उसमें वैल्यू 10 है, 10 इंक्रीमेंट हुआ और लूप के अंदर 11 आ गया, और यहाँ पे वैल्यू चेक हुई तो वो कहते हैं कि ये तो 10 से बढ़ गई है, 10 से कम नहीं है, इसलिए दोबारा नहीं चली लूप एग्जिट कर गई, आगे नहीं चली। तो एक दफ़ा कोड ज़रूर एग्जीक्यूट हुआ। अगर यहाँ पे मैं इस वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 9 कर देता हूँ, तो फिर कदरे चीज़ मुख्तलिफ होगी, फिर भी नहीं चलेगी, फिर भी एक दफ़ा ही चलेगी, क्योंकि वो आते ही 10 हो गई और 10 लेस देन नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ तो फिर ये लूप चलेगा। तो देखें 6, 7, 8, 9, 10 तक चली है और फिर एग्जिट किया है। लेकिन अगर यहाँ पे 10 है तो फिर एक दफ़ा चलती है। बेसिकली लूप तो एक दफ़ा भी नहीं चली, उसका डू वाला एरिया एक दफ़ा चल पड़ा। बहरहाल जैसे भी आप इसको समझना चाहिए, उम्मीद है ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। एक लास्ट लूप है, फॉर ईच लूप बोलते हैं। इस लूप को हम अभी नहीं पढ़ते क्योंकि ये फोकस करती है अरेज को, अरेज मैनिपुलेशन के लिए ये लूप है, फॉर ईच लूप इसको बोलते हैं। तभी हम 1-2 दिनों में फॉर ईच लूप को पढ़ लेते हैं, तो फिर उसके बाद इस लूप को ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। बहरहाल ये अरेज को, एक अरे डिफाइन की गई है और उसकी आउटपुट यहाँ पे दिखाई जाएगी। व्हाइल लूप फिर आ गई है। हाँ जी, यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट को दिखाया गया है। इस लूप को देख लेते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट आपको समझ में आएगी। कभी ऐसा होता है कि हम कोड को एक ख़ास टाइम में एग्जीक्यूट करते हैं,
ये कोड हमारा 10 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा क्योंकि आई लेस देन 10 है और आई में 0 स्टोर करवाया गया है, तो ये 10 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। कभी हमें कोई चीज़ सर्च करनी होती है, तो जब हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाए तो हम चाहते हैं कि अब लूप ज़रूरी नहीं है कि आगे भी चले। फॉर एग्जांपल आप यूँ समझें कि हम क्लास ए में या क्लास 9 में स्टूडेंट अरकम को सर्च कर रहे हैं। एक स्टूडेंट है क्लास 9 में अरकम, उसका डेटा हमें चाहिए, उसका सारा का सारा पर्सनल इन्फो जो भी हमने सिस्टम में स्टोर की हुई है वो हमें चाहिए। तो अब हम उसको सर्च करते हैं। अब हम ये लगाते हैं यहाँ पे कंडीशन कि डीबी से सारे स्टूडेंट फेच करके लाओ। सारे स्टूडेंट डेटाबेस से निकलेंगे। यहाँ पे जब तक स्टूडेंट नया आता रहेगा लूप चलती रहेगी। जब स्टूडेंट खत्म हो जाएंगे लूप एग्जिट कर जाएगी। तो नया स्टूडेंट आएगा, यहाँ पे प्रोसेसिंग लगाई होगी। हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू अरकम और नॉट। अगर अरकम है तो बहुत अच्छी बात है, हमें हमारा रिक्वायर्ड स्टूडेंट मिल जाएगा, तो हमें मजीद आगे कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, हमें 25 दफ़ा लूप हमने चलाया तो 25वें नंबर पे हमें अरकम मिल गया। तो अब हम 75 टाइम लूप को दोबारा चलाएंगे नहीं, हम वहीं से एग्जिट कर जाएंगे। हमें हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा तो हम कंप्यूटर को कहेंगे जनाब बस कर दो, हमारी चीज़ हमें मिल चुकी है। तो ये कंप्यूटर को लूप को कैसे बताएंगे कि जनाब बस अब आगे नहीं जाना, तो उसके लिए ब्रेक की स्टेटमेंट आती है। यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई हुई, आप यूँ समझ लें कि हम कह रहे हैं कि स्टूडेंट ये आई में अगर अरकम है तो ब्रेक कर जाओ। अरे आई में अरकम है तो ब्रेक कर जाओ। तो अगर आई में हर दफ़ा लूप चलेगी, आई की वैल्यू को चेक करेगी उसमें अरकम है या नहीं है। स्टूडेंट की वैल्यू उसमें चेक की जाएगी उसमें अरकम, स्टूडेंट नेम अरकम है कि नहीं है। अगर वो अरकम होगा तो ब्रेक कर देगी। तो सिंपलिसिटी के लिए हमने ये किया कि आई की वैल्यू हर दफ़ा इंक्रीमेंट हो रही है, चेक करें कि आई में जब आई की वैल्यू जब 3 हो जाए तो उससे ऑनवर्ड लूप ना चले। तो चाहे आप इसके आई इज इक्वल टू 3 कर लें, यहाँ पे स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू अरकम कर लें, तो ऐसे चलता रहेगा। यहाँ पे फिर ऊपर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट होगा या अरे होगी या कुछ भी होगा हर दफ़ा, ये आगे करके हम देखेंगे। लेकिन अभी तक आप जस्ट सिनेरियो को समझे और ब्रेक के कीवर्ड को ज़रा देखिएगा कि ये हमारे लिए काम क्या करेगा। मैं इस स्लाइड को एग्जीक्यूट करता हूँ आपके लिए और आप देखेंगे कि ये 3 से आगे नहीं जाएगी, 3 पे ये ब्रेक कर जाएगी। ये स्टेटमेंट, ये कोड एग्जीक्यूट लूप यहाँ से एग्जिट कर जाएगी, आगे नहीं जाएगी। वैल्यू 1 2 3, ये स्लाइड कौन सी आ गई, और 16 को हमने कर दिया दोबारा, हमने 18 को एग्जीक्यूट करना था स्लाइड को। देखें जी ये 3 दफ़ा चली, जैसे ही आई की वैल्यू उसको 3 मिली अब ब्रेक कर गई। अगर यहाँ पे हम आई की वैल्यू को चेंज कर देते हैं, हम कहते हैं आई की वैल्यू जब 8 हो तो तब ब्रेक करो। तो ब्रेक का मतलब मैंने कल भी समझाया था, ब्रेक का मतलब ये है मजीद दोबारा वाइल लूप की कंडीशन में नहीं जाना, दोबारा कंडीशन चेक नहीं करनी, अब कंट्रोल आगे मूव कर दो। तो इस ब्रेक से, इस ब्रैकेट से दोबारा इधर नहीं जाना बल्कि आगे जाने दो, तो वो आगे चला जाएगा। चलें, मैंने चूंकि उसको 8 रख दिया तो वो 8 टाइम चलेगी और जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी वो ब्रेक कर जाएगी। हर दफ़ा ब्रेक नहीं हो रही, जब इफ़ की कंडीशन में ट्रू होगी तो ब्रेक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ब्रेक नहीं आता। अच्छा जी, ये बात भी उम्मीद है आपको क्लियर हो गई है। एक और सिनेरियो कंटिन्यू का कीवर्ड है। कंटिन्यू का कीवर्ड हमारे लिए क्या काम करता है ये जरा समझिएगा। कभी सिनेरियो ये पेश आता है कि हम एक काम सारे के सारे लोगों के लिए कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास हैं 100 एक क्लास के अंदर। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट अरकम जो है ना वो स्पेशल स्टूडेंट है, उसको हम ज़रा स्पेशल तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वो फ़ी पे नहीं करता, वो स्पेशल स्टूडेंट है, हम उससे फ़ी नहीं लेते किसी वजह से। तो अब उसकी फ़ी और उसकी अटेंडेंस, उससे फ़ाइन भी नहीं लेते, उससे फ़ी भी नहीं लेते। तो अब हम उससे फ़ी और फाइन कैलकुलेट करने वाला जो काम है ना उस स्टूडेंट के ऊपर प्रोसेस वो नहीं करेंगे। कभी ज़रूरत ये पेश आती है कि पूरे के पूरी क्लास की फ़ी तो हमें
प्रोसेस करनी है, देखनी है कि इसकी फ़ी कितनी है, इसका फ़ाइन कितना है। तो हमने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर फ़ी और फ़ाइन कैलकुलेट करने का सारा मैकेनिज्म डिफाइन कर दिया। हमने लूप चलाई, वाइल लूप चलाई, 100 स्टूडेंट उस वाइल लूप को थमा दिए और उसे कहा जी ये 100 स्टूडेंट्स की फ़ी और फ़ाइन कैलकुलेट करो। लेकिन चूंकि हम अरकम से फ़ी और फ़ाइन दोनों नहीं लेते तो हमें उसे कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। लिहाजा हम चाहेंगे कि तमाम स्टूडेंट की फ़ी और फ़ाइन तो कैलकुलेट हो सिवाय अरकम के। अरकम की नहीं होनी चाहिए, बाकी सब की हो। तो ऐसा कैसे होगा? ऐसा इस तरीके से होगा कि कंटिन्यू का कीवर्ड आएगा। हम वाइल लूप चलाएंगे, वाइल लूप चला के हम देखेंगे कि जब अरकम की बारी आई है तो हम प्रोसेसिंग को स्किप कर देंगे। जब अरकम की बारी आए तो प्रोसेसिंग को स्किप कर दें, जो आगे फर्दर प्रोसेसिंग है वो नहीं। तो हम इफ कंडीशन लगा लेते हैं और देखते रहते हैं कि अरकम आया कि नहीं आया। डेटा में यूजर ने स्टूडेंट नेम अरकम है, स्टूडेंट नेम अरकम है, हर दफ़ा ये चेक होता रहेगा। जब स्टूडेंट नेम अरकम होगा तो कंटिन्यू का कीवर्ड एग्जीक्यूट होगा। कंटिन्यू का कीवर्ड ये करेगा कि इससे बाद की जितनी भी स्टेटमेंट्स वाइल की बॉडी में या लूप की बॉडी में मौजूद है उन सब को स्किप करके कंट्रोल सीधा कंडीशन को पास कर देगा। तो यहां से कंट्रोल कहां जाएगा? जैसे ही कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा तो ये वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, ये नीचे वाली, बल्कि कंट्रोल कहां चला जाएगा? दोबारा कंडीशन पे चला जाएगा। जरा इसको एग्जीक्यूट करते हैं, जरा समझिएगा फिर इस चीज को। देखिएगा जी, यहाँ पे 3 वैल्यू है ही नहीं है। 3 को फॉर एग्जांपल आप अरकम कंसिडर कर लें, 1, 2 और 3 मौजूद नहीं है। हमने कहा अरकम की फ़ी और कैलकुलेट नहीं करनी, तो उसने अरकम को यानी 3 वैल्यू को स्किप कर दिया, तो इसलिए वो प्रिंट नहीं हुआ। तो जैसे ही 3 आएगा वो प्रिंट नहीं होगा। और मैं कहता हूँ यहाँ पे अगर मैं 5 डाल देता हूँ, अब वो 5 को स्किप करेगी, बाकी को स्किप नहीं करेगी, 5 को स्किप करेगी। देखें अब 3 मौजूद है लेकिन 5 मौजूद नहीं है यहाँ पे। उम्मीद है ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी। यहाँ पे चलते चलते एक और काम करते हैं। अब हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स यहाँ पे डालते हैं। हम चाहते हैं 2 स्टूडेंट्स को स्किप करें, अरकम को और अहमद 2 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, इन दोनों को स्किप करें। तो कैसे करेंगे? एक की रोल नंबर 5 है और एक का रोल नंबर 3 है। तो ऐसे कैसे करेंगे? हमने कहा था लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड ऑपरेटर। तो हम कहेंगे सॉरी, और यहाँ पे और ऑपरेटर चलेगा। 2 स्टूडेंट्स को हम लेके चल रहे हैं, तो हम कहते हैं आई इक्वल टू 3। कंटिन्यू का कीवर्ड तब भी एग्जीक्यूट करो जब आई 5 है, और तब भी एग्जीक्यूट करो तब जब आई 3 है। ये दरमियान में एक लॉजिकल ऑपरेटर हमने यूज किया, और ऑपरेटर बोलते हैं। और का मतलब होता है या ये वाला एरिया ट्रू हो जाए या ये वाला एरिया ट्रू हो जाए। कभी हम अपनी चीज को इस तरह से, अपने डिसीजन मेकिंग को कुछ इस तरह से यानी कंडीशन करते हैं या इस तरह से उसको मुअल्लक करते हैं कि हम कहते हैं अगर ये काम हो जाए तो तब भी मैं स्कूल से छुट्टी करूंगा, लेक्चर को अटेंड नहीं करूंगा। अगर ये वाला काम हो जाए तो तब भी मैं छुट्टी नहीं करूंगा। तो दोनों में से कोई एक भी हो जाए तो मैं लेक्चर अटेंड नहीं करूंगा, मैं आज छुट्टी करूंगा, घर में रेस्ट करूंगा, कोई काम नहीं करूंगा। सही है जी। तो मोस्टली स्टूडेंट्स के दिमाग में इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं कि कोई एक हो जाए, बारिश हो जाए, मेरे दोस्त आ जाएं, या बारिश हो जाए तब भी स्कूल नहीं जाना, यूनिवर्सिटी नहीं जाना और छुट्टी कर लेनी है, या मेरे दोस्त आ जाएं, क्रिकेट का प्लान बन जाए या नहाने का प्लान बन जाए तो तब भी मैं नहीं जाऊंगा। तो दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए। तो अगर दोनों हो जाएं तो फिर तो फबिया, फिर तो बहुत कहते हैं बहुत आला दर्जे का काम हो गया। लेकिन दोनों में से कोई एक, तो कोई एक स्टेटमेंट अगर हो तो फिर उस सूरत में हम कह सकते हैं कि कंटिन्यू, तो फिर उस सूरत में ये स्किप हो जाएगी। अब दोनों की सूरतों में 3 भी स्किप होगा और 5 भी स्किप होगा। जरा देखिएगा, ना 3 यहाँ पे मौजूद है ना 5 से यहाँ पे मौजूद है। सही है जी। अच्छा जी, कभी ऐसा होता है, एक और सिनेरियो समझ लें। कभी हमारी डिसीजन मेकिंग कुछ इस तरीके से होती है। हम कहते हैं कि हमारा जो डिसीजन होता है वो 2 चीज़ों पे बेस करता है।
दो चीज़ों पे। अभी तो हमने कहा ना दोनों में से कोई एक ना हो, कभी हमारा डिसीजन दोनों में से कोई एक ना होने वाली सूरत नहीं होती। सिचुएशन ये होती है हमारा डिसीजन जो है वो दोनों के ऊपर बेस करता है, दो चीज़ें इकट्ठी मौजूद होंगी तो तब हम डिसीजन लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ये डिसीजन लेते हैं कि अगर बारिश हो रही हो और साथ में मेरे पास कोई कन्वेंस भी ना हो, मुझे गाड़ी भी नहीं मिल रही यूनिवर्सिटी जाने के लिए, मेरे पास बाइक है या साइकिल है, तो बारिश की सूरत में बाइक साइकिल पे मोटर स्कूल या यूनिवर्सिटी नहीं जाया जा सकता, मुझे उसके लिए गाड़ी चाहिए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वक्त गुजर चुका है, गाड़ी आपके गांव से निकल के जा चुकी है, वो 8 बजे जाना था उसने, आप लेट हो चुके हैं, बारिश भी शदीद है और बस भी अवेलेबल नहीं है या आपके पास पर्सनल व्हीकल भी नहीं है। तो इस सूरत में आप कहते हैं कि मैं यूनिवर्सिटी से छुट्टी करूंगा, स्कूल से छुट्टी करूंगा, तो अब कैसे होगा कि दोनों चीजें होंगी। तो फिर है अगर बारिश हो रही है लेकिन बस का टाइम मौजूद है, बस जा रही है, आप छतरी लेके बस में बैठेंगे और चले जाएंगे, फिर तो कोई इशू नहीं है। लेकिन छुट्टी तब होगी जब दोनों चीजें अकर करेंगी। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, जब डिसीजन मेकिंग दो कंडीशंस के ऊपर होगी, दोनों इकट्ठे ट्रू हो तो फिर हम डिसीजन लेंगे छुट्टी करने का। तो उस सूरत में हम ये कहते हैं कि बारिश हो रही हो, कंडीशन ए आई इज इक्वल टू 5, मतलब ये कि आई जब आसमान अबर अलहूदा बारिश बहुत तेज हो रही है, और दूसरा आई इज इक्वल टू 3, मतलब ये है कि हमारी बस भी अवेलेबल नहीं है, बस जा चुकी है, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। तो ये दो कंडीशंस हैं, लेकिन अब यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर चेंज हो जाएगा, और की जगह एंड आ जाएगा, एंड ऑपरेटर। ये एंड ऑपरेटर ये करता है ये भी हो और ये भी हो, ये भी हो और ये भी हो, लेकिन चूंकि ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं होगी क्योंकि आई में हर दफा वैल्यू चेंज हो रही है, आई में एक दफा 5 होगा एक दफा, और ये कभी भी ट्रू नहीं होगी क्योंकि एक दफा आई में 5 आएगा, 3 आएगा, दूसरी दफा 5, तो आई में एक वक्त में एक ही वैल्यू हो सकती है, 5 होगी या 3 होगी। लेकिन ये जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल बताई है, आप एग्जाम्पल को जरा समझ लें कुछ इस तरीके से। बहरहाल आई की वैल्यू तो कभी 5 और 3 इकट्ठी नहीं हो सकती, या तो 5 होगी या 3 होगी, कोई एक होगी, तो ये कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होगी। लेकिन बहरहाल एक सिनेरियो आपने समझ लिया, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आपको लॉजिकल ऑपरेटर के यूज भी समझ में आ गया और ये भी समझ में आ गया, कंटिन्यूस स्टेटमेंट भी समझ में आ गई। चलें इसको छोड़ देते हैं हम लोग एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। ये सिंपल सी स्टेटमेंट है, मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ आपको, इसको एक्सप्लेन नहीं करता, बहुत आसान सी बात है। ये आंसर नजर आ रहा है आपके सामने, दो वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स को हमने आपस में डिवाइड करके रिजल्ट को प्रिंट करवा दिया। तो इसमें 56 है, इसमें 12 है, इनको आपस में डिवाइड कर दिया, सी में रिजल्ट आया, सी को प्रिंट कर दिया और ये रिजल्ट है। अच्छा जी, अब जरा एक दो मिनट में क्यूए सेशन को स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले मैं एक छोटी सी असाइनमेंट आपको देता हूँ जो अभी करनी है, ड्यूरिंग क्लास करनी है। अभी ये क्यूए सेशन भी साथ में चलेगा और आप लोग असाइनमेंट भी साथ में कर रहे होंगे। तो जिन लोगों की क्यूरीज होंगी वो बताएंगे और बाकी लोग सेशन अपने उसमें करेंगे, अपनी ये टास्क क्लास के दौरान जो है ये परफॉर्म करेंगे। अभी आपने काम ये करना है कि एक फॉर लूप लगानी है, वो 50 दफ़ा एग्जीक्यूट होनी चाहिए और डिसेंडिंग ऑर्डर में एग्जीक्यूट होनी चाहिए। एक दफ़ा उसको असेंडिंग ऑर्डर में और एक दफ़ा डिसेंडिंग ऑर्डर में। एक दफ़ा उसको 0 से ऑनवर्ड 50 तक चलाएं और एक दफ़ा उसको 50 से 0 तक चलाएं। इसी तरह वाइल लूप को भी ऐसे ही आपने चलाना है, वाइल लूप को 0 से 1 तक और 1 से 0 तक, और फिर आप उसमें ब्रेक और कंटिन्यू की स्टेटमेंट्स यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में करके दिखाई कि आप किसी एक नंबर को बीच में से स्किप करवाएंगे या किसी एक नंबर से ऑनवर्ड आप को ब्रेक करवा देंगे। तो ये छोटी सी असाइनमेंट है, मैंने स्लाइड्स अभी आपको दिखाई भी हैं, ये ऑलमोस्ट सारे काम हुए हुए थे, जस्ट आपने अपने आप उसको मेमोरी से करना है। तो शुरू कर दें आप लोग ये टास्क। मैं इतनी देर में आपके लोगों के साथ ये शेयर करता हूँ, इनविटेशन लिंक आपके साथ शेयर करता हूँ। आप इतनी देर में ये काम शुरू कर दें। ये टास्क सब लोग परफॉर्म करेंगे और इसमें कोई भी इशू आएगा तो मैं इशू आपका रिजॉल्व करूंगा। तो चलें जी, स्टार्ट कर दें।
जी आप लोगों के पास वो आईडीज़ आ चुकी होंगी। निदा मकसूद, इनका अपवर्क का प्रोफाइल लिंक ठीक नहीं है। निदा मकसूद, आपने अपवर्क का प्रोफाइल लिंक ठीक नहीं डाला हुआ। आपने फाइंड वर्क वाला जो पेज है ना, उसका यूआरएल उठा के सबमिट कर दिया है, तो ये ठीक तरीकाकार नहीं है। आपको मैंने बताया था कि प्रोफाइल लिंक वाला एरिया वो आपने कॉपी करना है। तो आप मुझे अब दोबारा से वो सेंड करेंगी अपना प्रोफाइल लिंक अपवर्क का। निदा मकसूद, अपवर्क वाला जो प्रोफाइल लिंक है वो आपका ठीक नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ने प्रोफाइल लिंक कंप्लीट सही नहीं दिए हुए। मैं उन लोगों के नाम भी अभी आपके सामने दोहरा देता हूँ या पोस्ट क्रिएट कर देता हूँ, और ये भी बता देता हूँ कि उन्होंने कौन कौन से लिंक सही नहीं प्रोवाइड किए। आप लोगों की कोई क्यूरी हो तो मैं आंसर करूंगा, अभी एक आध मिनट दे दें मुझे। अच्छा, बहुत सारे लोग और काशिफ जी। जावेद साहब, आपकी स्क्रीन शेयर है, बात करें आप। सर ये कल वाला टास्क जो है ना उसमें थोड़ा सा जी मेरी गुलशन आपकी स्क्रीन
जावेद साहब, जावेद इकबाल। जावेद इकबाल, मैं आपकी बात आवाज़ सुन नहीं पा रहा। हेलो सर। जी, बात करें। जी सर, कल वाला टास्क था। सर अच्छा, ये मसला ज़रा कोड दिखाइएगा, उसमें कुछ वैल्यूज़ को चेंज कीजिएगा। ये मिनिमम सर। मार्क्स और मैक्स मार्क्स, ये ऐसा नहीं होता वैसे। ऑब्टेनिंग मार्क्स होते हैं या टोटल मार्क्स होते हैं। अच्छा सर, मिनिमम मार्क्स का क्या मतलब है? इसका और ये मतलब है फेलिंग, कि ये, फेल होने वाले मार्क्स हैं। इनका मतलब है कि ठीक अगर है, ठीक है, 35 समझ से में। नीचे होगा तो फेल होगा। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा किया जी आपने ये दिखा। जरा कोड फाइल एक दफ़ा दिखा दीजिएगा और उधर से कुछ चेंज कीजिएगा वेरिएबल्स के वैल्यूज़ को। अच्छा। कोड फाइल से वेरिएबल की वैल्यूज़ को चेंज कीजिएगा। अच्छा, आप लाइव ले रहे हैं, आप यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। हाँ जी सर। चलें, ये तो बहुत अच्छा हो गया। आपको पहले से पीएचपी का कुछ आइडिया है? ये आप सर देखें कि 33 है ना, तो इस ठीक है, चलें, सही है, सही। चलें, बहुत अच्छा हो गया। जावेद साहब, आपको पहले से काफ़ी चीज़ों का आइडिया है, सर आवाज़ तो सही नहीं आप आ आरिशा रही क्या? सर। आवाज़ सही नहीं आ रही, मेरी आवाज़ आपको सही नहीं आ रही। चलें, आप लाइव स्ट्रीमिंग से देखिएगा। मैं गुजारिश ये कर रहा था कि आपकी प्रोग्रामिंग अगर काफ़ी बेहतर है, तो अब आप फोकस करें कि आपको किसी तरीके से प्रोजेक्ट्स मिल जाए। मैंने फाइवर के ज़रिए से प्रोजेक्ट लेने का तरीकाकार बताया था। रोज़ाना डेली वो टास्क हैं जो काम करने के हैं, वो डेली आप करते रहें और उनकी बुनियाद पे आप फाइवर से प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। इसी तरह आप फोकस करें अपवर्क पे और फ्रीलांसर पे। वहाँ से आपके प्रोजेक्ट्स आपको मिलने चाहिए। आप कोशिश करेंगे वहाँ से अपने प्रोजेक्ट्स हासिल करें। अब आपकी फ्रीलांसिंग पे आपका फोकस फ्रीलांसिंग पे होना चाहिए। शायद आपको मेरी आवाज़ सही तरीके से सुनाई नहीं दी, तो आपसे गुजारिश है कि आप ना ये जो अपना क्वेश्चन आंसर वाला जो पोर्शन है, ये लाइव वीडियो से दोबारा देख लीजिएगा। नंबर मिनट्स काउंट कर लें। 1:06 हुए हैं यहाँ पे। 1 घंटा 6 मिनट्स पे ये क्वेश्चन आंसर हुआ है। तो आप इधर से आगे पीछे एक आध मिनट के लिए दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। जी काशिफ, आप लाइव हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं सुन रहा हूँ आपको। सर स्क्रीन शेयर है। जी बिल्कुल, आपकी स्क्रीन नज़र आ रही है। सर ये एक ऑर्डर मुझे मिला था। मैंने एक गिग बनाई थी, बग्स वगैरह और जो HTML और CSS वाले jQuery वाले। हम्म। उस पे कल एक ऑर्डर आया है ये वाला। ये उसने कहा है कि मुझे ना ऑटो रिफ्रेश, एक डिव को ऑटो रिफ्रेश पे लगाना है। तो उसके लिए आपकी क्या थिंकिंग है? सही। तो मैंने उसको कहा है कि जो उसने कोड मुझे सेंड किया था ना PHP का, तो हम्म। उसमें एरर आ रहे थे। मैंने उसे कहा कि आपके कोड में एरर आ रहे हैं, बाकी मैंने जो टेम्पलेट्स वगैरह अगर आपको चाहिए तो वो मैं आपको सेंड कर देता हूँ। मैंने नेट से टेम्पलेट्स वगैरह देखे थे, उसके सारा तरीका वगैरह। देखिए, ऐसा नहीं है, ऐसा उसकी बात आप समझे ना। उसने क्या बोला आपको, ज़रा दोबारा बोलिएगा, मैं आपको बताता हूँ। उसने बोला सर एक डिव आपको उसने ऑटो रिफ्रेश करवाना है, ऐसा ही है? उसने कहा है कि ये डिव है मेरे पास, यानी कि कोई टेबल्स वगैरह या फॉर्म्स वगैरह बने हुए, हम्म। उसको ऑटो रिफ्रेश पे मैंने लगाना है। सही है। और उसने उसकी एग्जांपल दी थी, उसने कोई परफेक्ट अपनी जो कोड वगैरह था वो सेंड नहीं किया था। उसने कहा था अगर आपके पास टेम्पलेट्स या फ्रेमवर्क आपको पता है ना, वो मुझे बता दें। क्या मतलब फ्रेम को होता है? अभी ये तो कोड करने का काम है ना। एक डिव आपने ऑटो रिफ्रेश पे लगाना है, तो वो डिव कौन सा होगा, कहाँ पे होगा? वो डिव उसने बनाया हुआ है, आपने बनाना है। वो कुछ इस तरह की बात, कोई कोड तो होगा ना। कोड सर सारा का उसने सारा आपने कहा करना है। कोड। आप एक डिव बना के उसको ऑटो रिफ्रेश पे लगाएंगे। ऑटो रिफ्रेश का जी क्या मतलब होता है? मतलब ऑटोमेटिकली वो डेटाबेस से वैल्यू उठा के वहां पे डालता रहे। जैसे ही डेटाबेस में वैल्यू चेंज हो, आप वो डिव में भी चेंज हो जाए, ऐसे ही कह रहे हैं? जी जी, यही कह रहा था। डेटाबेस से वैल्यू, तो इसके लिए एजेक्स कॉल चलेगी। वो कंटिन्यूसली एजेक्स डेटाबेस को टच करती रहेगी। तो इस तरीके से एक बिहाइंड द सीन एजेक्स कॉल आप रन कर लें
और वो हर 2-3 मिनट के बाद 2-3 सेकंड के बाद 10-15 सेकंड्स के बाद उसको एग्जीक्यूट करते रहें और सर वो डेटा। मुझे इसका कोई इतना खास पता नहीं है, मैंने पहली दफ़ा वो मैंने टेप बताया ना, बनाई आप और कोई यूट्यूब पे मेरा जाएं, यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे देखेंगे। यूट्यूब पे सर मैंने देखी है वीडियोस, उसका क्या जो देखा आपने? तरीका वगैरह उसका जो तरीका वगैरह वो जिस तरह कर रहे थे ना ऑटो रिफ्रेश ड्यू, हम्म। वो मैंने चीज़ देखी है, वो समझी भी है। वो है क्या? लेकिन जो सर वही ऑटो रिफ्रेश मैंने लिखा है, ड्यू को किस तरह लगाना, तो वो सामने आ गई थी वीडियोस मतलब वगैरह। उन्होंने कैसे पीएचपी कोड के जरिए से किया था, सीएसएस के जरिए से किया था, जेक्यूरी जेएस सर के वो जरिए से किया था, क्या काम किया था? जे क्यूरी से कर रहे थे। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, जेक्यूरी जेएस एजेक्स कॉल उसके लिए चलती है, वो जेक्यूरी जी। में बनती है, एजेक्स कॉल उसको बोलते हैं। आप यूट्यूब से आप देखेंगे तो वो आपसे हो जाएगी, आपको वो समझ में भी आ गया तो फिर इशू क्या है? तो सर ये सेंड किस तरह करना है, ये मैं पूछ रहा था। सेंड उसको कैसे करना है? आप उसको जी। उसने आपको ऑर्डर दे दिया हुआ है? ऑर्डर अभी तक मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने मैसेज पे उसको बात की है, लेकिन अभी आप ऑर्डर आप एक्सेप्ट करें फिर उसको सेंड करें, पहले आप ऑर्डर तो एक्सेप्ट करें ना। ठीक है सर। और पहले फिर आप ऑर्डर एक्सेप्ट करें ये फिर उसको फाइल्स सेंड वगैरह करें। किस तरह सेंड करनी है? जी, ये फाइल्स वगैरह जो बनेंगी, यानी कि जो मैं बनाऊंगा वो वो फिर मैं किस तरह बताता हूँ ना, जैसे ही आप ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे ना, तो जो जी एरिया आएगा ना जहाँ पे प्रोजेक्ट का मेन पेज जो होगा, उस पेज में जी आपको अटैचमेंट बना के सेट कर सकेंगे। आप जिप करेंगे कोड को जिप जी करके जितने भी वो कोड होगा उस सारे को फोल्डर बनाएंगे, फोल्डर के अंदर डाल के कोड और उसको जिप कर लेंगे, फाइल जिप हो जाएगी और उसको अटैच कर देंगे। उधर से अटैचमेंट का एक बटन लगा होगा, जब आप ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे तो फिर वो ऑप्शन नजर आएगी आपको। चलें ठीक है, थैंक चलें, काशिफ साहब ये पहला ऑर्डर है आपका? यू। जी सर, ये पहला है। पहले चलें मैंने वो जाना। फाइवर पे अकाउंट बनाया हुआ था, किसी और डोमेन का था, सही। वो काफ़ी पहले का बनाया हुआ था, तो उस पे भी एक ऑर्डर था। चलें, अब ये तो ऑर्डर जाना नहीं चाहिए, जल्द अज जल्द इसको कंप्लीट करें, आज ये कंप्लीट हो जाए, पहले उसको एक्सेप्ट करें फिर उसको कंप्लीट करें। चलें ठीक है सर, थैंक यू। जब आप कोड सेंड कर दीजिएगा तो फिर वो सेटिस्फाई हो जाए एक आध दिन में, तो फिर उसे वो कंप्लीट कर दीजिएगा। चलें ठीक है सर, थैंक यू। उसने बजट, ये सर बजट उसने $11 का दिया है, सही है? तो यार एक एजेक्स ही लगानी है, कौन सा मुश्किल है, पहला ऑर्डर आपको चाहिए बस, इस तरह फिर आगे चल पड़ेंगे आप, ये तो कुछ चलें ठीक काम है, नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। जी गुलशन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जवेद साहब आपको आवाज़ नहीं आ रही थी, मैंने बताया कि एक यानी 56 मिनट्स पे आपका क्वेश्चन आया था, सॉरी 66 मिनट पे, 1 घंटा 6 मिनट पे आपका क्वेश्चन आया था। तो वीडियो को जवेद साहब आप ज़रा दोबारा देख लीजिएगा वहाँ से। तो मैंने आपको एक सजेस्ट भी किया, आप फोकस करें अभी आपको ऑर्डर्स लाने पे आप फोकस करें। अस्सलाम जी वालेकुम गुलशन। सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी पीएचपी की फाइल ना एग्जीक्यूट नहीं हो रही, वो गूगल क्रोम का साइन नहीं बना हुआ था। जैसे एचटीएमएल की फाइल हम सेव करते थे वो ना, कैसे गूगल नहीं क्रोम होती का है, वो बना हुआ मैंने साइन बताया आ था, जाता था आप और वो गलत। रन हो जाती थी। गुलशन ये गलत तरीका है, वो HTML वाली फाइल किसी और तरीके से एग्जीक्यूट होती है और PHP वाली फाइल किसी और तरीके से एग्जीक्यूट होती है। PHP वाली फाइल को डबल क्लिक करके आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। PHP फाइल को आप जैम्प या वैम्प रन करेंगी। आपने जैम्प इंस्टॉल किया हुआ है या वैम्प? सर मैंने जैम्प इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन जब वो आपने कहा था ना इंस्टॉल करेंगे तो उसमें माई एसक्यूएल और अपाची पे आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो सर सही। मैंने माई एसक्यूएल पे किया तो वो तो हो गया, लेकिन जब अपाची पे वो स्टार्ट बटन पे क्लिक किया तो उसने एरर शो किया है। ज़रा दिखाएं, मुझे स्क्रीन शेयर करके दिखाएं। सर मैं स्क्रीन शेयर करना चाह रही थी, लेकिन मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया और लाइट का यहाँ बहुत इशू है, चलें, अब आप क्योंकि ये बैकवर्ड क्यूरी जो है एरिया ना, है तो। अब आप ज़रा एरर याद है आपको, क्या एरर आता है? वो पोर्ट का एरर तो नहीं आता? सर पोर्ट मैंने आपको। सेल में पिक बनाई हुई है, अगर आप कहेंगे तो मैं पर्सनल चैट में सेंड कर दूंगी आपको। चलें, आप मुझे वो पिक्चर सेंड कर, बहरहाल आप उस पिक्चर को ओपन करके देख लेना उसमें क्या लिखा हुआ है।
वो पोर्ट का इशू है, तो स्काइप को एग्जिट करके दोबारा उसको चलाइएगा। स्काइप के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो स्काइप की पोर्ट चेंज कर दीजिएगा, तो इस तरीके से आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। तो अब मैंने बताया, आप तरीका कार तरह देखिएगा, का फिर इशू रिजॉल्व नहीं होता तो आप SNE से कांटेक्ट कीजिएगा पहले, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। अगर नहीं सॉल्व होती तो फिर कल लेक्चर में आप सर मुझे फेलोज ने ये भी कहा कि आप ना अपडेट कर लें माइक्रोसॉफ्ट C++ को। जी जी, तो सर वो भी मैंने करके देखा। पहले मैंने जैम्प को सारा रिमूव कर दिया था, अनइंस्टॉल करके दोबारा से माइक्रोसॉफ्ट को किया अपडेट, फिर दोबारा जैम्प इंस्टॉल किया, तो वो फिर भी अपाची सर्वर का ना इशू आ रहा है। वो जब स्टार्ट बटन पे क्लिक करें तो वो एरर शो करता है। DLL फाइल का एरर आ रहा है या एरर चेंज हो गया? नहीं सर, एरर वही आ रहा है फिर भी। अच्छा, अब आपने SNEs को कांटेक्ट किया था? सर नहीं, उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। मैंने कुछ फेलोज हैं जैसे उमर भाई हैं, उनसे कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने मुझे जो गाइडलाइन दी मैंने उसको फॉलो किया, नहीं हुआ। आप कौन से आप कौन से एरिया से हैं? कौन सी लैब आपको कौन से आपके लैब मैनेजर कौन है? सर लैब मैनेजर हमारे ये सरफराज साहब हैं। जी ठीक है, सरफराज साहब को मैं टैग कर रहा हूँ, आप उनसे कांटेक्ट कीजिएगा, वो आपकी क्यूरी को रिजॉल्व करवाएंगे। आपके पास जैम्प इंस्टॉल नहीं है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन नहीं होगी, तो आपकी स्टडी मुतासिर होगी। तो मैं सरफराज साहब को कह रहा हूँ आप उनसे कांटेक्ट कीजिएगा, वो SNE को करेंगे कि वो आपके इशू को रिजॉल्व करें। जी सर सॉफ्टवेयर मैंने सारे वो कर लिए थे डाउनलोड, बट वो उसी का इशू आ रहा है। बूटस्ट्रैप भी कर लिया था और जैम्प भी किया है, वर्डप्रेस भी कर लिया है। आपका नाम पूरा क्या? गुलशन। PHP की फाइल जो है वो जैम्प में ही होगी एग्जीक्यूट? जी जी, वो HTDocs की फाइल वो जैम में होगी, वहां पे आप डाल के PHP फाइल को वहां पे रखेंगे और फिर वो चलेगी। पहले आपके पास जैम्प या वैम्प इंस्टॉल होगा, फिर ये चलेगी। आप वैम्प इंस्टॉल करने की कोशिश करें इतनी देर में। और अभी आपने गुलशन अल्ताफ, सही है जी। और अभी आप सरफराज साहब से कांटेक्ट करें ताकि आपका इशू जल्द अज जल्द रिजॉल्व हो जाए। ठीक है सर, जैसे ही लाइट आती है ना सर, मैं स्क्रीन शेयर करके ना ये एरर भी दिखाती हूँ ऐसे। चलें, शुक्रिया। थैंक यू सर। जी, किसी और की कोई और क्यूरी हो तो वो कर सकते हैं। कोई एरर आ रहा हो, कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, जैम्प या वैम नहीं चल रहा, असाइनमेंट समझ में नहीं आई। देखिएगा जी, अब डेली के टास्क आपके कुछ यूँ होंगे कि आपको डेली 1 से 2 घंटे आप फ्रीलांसिंग को देने ज़रूरी हैं। आधा पौना घंटा आप डेली फाइवर को दें। फाइवर के ज़रिए से जो मैंने टिप्स बयान की हैं वो डेली बेसिस पे आप उनको फोकस करें। उनके ज़रिए से आप अपनी गिग्स को रैंक करें ताकि उनके ऊपर ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएं, उनके ऊपर क्यूरीज आना शुरू हो जाएं, क्लाइंट्स उनकी तरफ मुतवज्जे हों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशन, क्लिक्स और व्यूज़ आना शुरू हो जाएं उस पर। जितने ज़्यादा ये दोनों चीज़ें आएंगी इतनी ज़्यादा वो गिग रैंक होगी। मैंने उसके लिए बताया था शेयर करें, गिग्स को एडिट करें, और इस तरीके से 5-6 स्टेप टिप्स आपको दी थी, वो सारी की सारी डेली बेसिस पे आप फॉलो करें उन टिप्स को, उनको इम्प्लीमेंट करें अपनी गिग्स के ऊपर। तो आधा पौना घंटा 1 घंटा आप फाइवर को ज़रूर दें, फिर 1 आध घंटा आप फ्रीलांसर को और अपवर्क को दें ताकि आप ऑर्डर्स ला सकें। HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, फ्रंट एंड डेवलपमेंट के सारे ऑर्डर्स आप कर सकती हैं या सारे लोग कर सकते हैं।
तो इसलिए डेली बेसिस पे 1-2 घंटे फ्रीलांसिंग को देना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। क्यों फाइवर और इमरान साहब, आपका वो कौन सा है, आपका सेंटर कौन सा है? राना, आपका सेंटर कौन सा है, जरा बताइएगा ताकि रिलेवेंट पर्सन को टैग किया जा सके। इमरान साहब लाइव आया करें, थोड़ा सा अपने बारे में हारा करें कि आप क्या कुछ लर्न कर पाए, कितना सीख पाए। रेलिवेंट लैब मैनेजर को कांटेक्ट कीजिएगा, वो एसएनई को फोर्स करेंगे कि वो आपकी क्यूरी सॉल्व करें। एसएनईज आपके कंप्यूटर पे आएंगे, कंप्यूटर पे आके आपकी क्यूरी को सॉल्व करना ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लेकिन उनको बताना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक दफ़ा उनको कांटेक्ट कीजिएगा, वो करेंगे। अगर वो नहीं सॉल्व करते तो हमें बताइएगा, इंशाल्लाह उसका कुछ ना कुछ और देखेंगे। ये सारी बातें आप लिख सकते हैं कि आपकी क्यूरी सॉल्व नहीं हो रही और वो किसके एंड पे नहीं हो रही, ये भी आप उस एंड पे मेंशन करें। वीकली फीडबैक देना, आज फीडबैक डे है, आज फीडबैक में लिखें कि आपके जैम्प अभी तक इंस्टॉल नहीं हुए, आपके वैम्प इंस्टॉल नहीं हुए, कोई आपको रिस्पॉन्ड शायद कुछ इंटरनेट का इशू आया, थोड़ा सा चीज़ें स्लो चलेंगी, लेकिन मेरा ख्याल ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। तो मैंने जैसे गुजारिश की, इमरान साहब आपने बताया नहीं कि आपका आपके लैब मैनेजर कौन है, आप कौन से एरिया को बिलोंग करते हैं, तो ताकि रेलिवेंट पर्सन को मैं टैग करूं। आपको एसएनईज या लैब मैनेजर अगर रिस्पॉन्ड नहीं करते, आपके इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते, तो आप लोग फीडबैक फॉर्म में उसको मेंशन करें और उन तक आप बात को पहुंचाएं। जी वीडियो सही हो गई, आपको इशू नहीं है उसमें। चलें, बहरहाल उमैर की बात, उमैर ने जो बात आपको बताई है वो भी आप करके देख लें, लेकिन मैंने कहा कि ये आप एसएनई से भी कांटेक्ट करें। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन आपके कंप्यूटर पे करवाएं, किसी तरीके से जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें। इवन कि अगर आपको कहीं लैब विजिट भी करना पड़ता है तो वो भी उसको इंश्योर करें कि वो आपसे मुलाकात करके आपके लैब को सेट कर दें ताकि आपकी ट्रेनिंग स्मूथ चल सके। जी सरफराज साहब, ये ना बता रही हैं कि आप उनके लैब मैनेजर हैं, शायद गुलशन है ये, गुलशन अल्ताफ। और इसी तरह ये प्रॉब्लम को भी सॉल्व कीजिएगा। इमरान साहब ने बताया नहीं कि वो कौन सी लैब को बिलोंग करते हैं, उनकी लैब कौन सी है। कोरोना की वजह से बहुत सारे इश्यूज आए हुए हैं, जिसकी वजह से हमें भी ऑनलाइन जाना पड़ा। में भी बीमारी के दिनों में भी टफ हालात में आप घरे बैठ नहीं सकते,
अल्लाह ने फुर्सत का कुछ मौका दिया है तो उसमें कुछ मज़ीद लर्न कर लें। थोड़ा मुश्किल है बट इतना भी मुश्किल नहीं है। आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं लेकिन कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, हिम्मत करें, हो जाएगा। ये उन स्टूडेंट्स को इशू आते हैं जो खुद से इशू अपने घर में बना के बैठे रहते हैं। जो लोग रेलिवेंट पर्सन को बताते हैं और उनसे अपने इश्यूज को रिजॉल्व करवाते हैं, उनके पास ये इश्यूज नहीं आते। मतलब गुलशन ने कल और परसों 2 दिन हो गए मुझे बताते हुए, इससे पहले बताया भी नहीं। इसी तरह इमरान साहब की आज मुझे क्यूरी आई है कि उन्होंने बताया कि मुझे भी सेम इशू है। तो यहाँ पे ई रोजगार को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुदाई सलाहियतें नहीं दी हुई कि आपके कंप्यूटर पे, आपके दिमाग में, आपके घर में क्या चल रहा है वो उसको जाने। आप बताएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स हमें बताएंगे तो हम उनको रिजॉल्व करेंगे। तो बहरहाल हम अपने होते हैं, लेकिन तो हमें नहीं पता चलेगा कि आपके पास कंप्यूटर है। लेकिन अगर आप फिर भी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। चलें जी, वीडियो अब ठीक हो चुकी है। बीच में इंटरनेट का इशू आया तो थोड़ा सा स्लो हुआ इंटरनेट। जी, और किसी की कोई क्वेरी है तो बता दें, अदरवाइज आतिफ साहब कोई बात आपने कहनी है तो आप कह सकते हैं, आप लाइन पे हैं। जी आतिफ साहब, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कर सकते हैं। जी, किसी और की कोई और क्वेरी है? चलें जी, आतिफ साहब के पास इंटरनेट इशू हुआ, कोई बात नहीं। शिजा साहब, आप अपनी क्यूरी बयान करें। इंटरनेट हमारा ठीक चल रहा है, कोई इशू नहीं है। कभी कभी थोड़ी बहुत डिस्टॉर्शन आ जाती है, स्लो हो जाता है, लेकिन कोई ऑलमोस्ट सारा लेक्चर हमारा स्मूथ गया। क्यूए सेशन में थोड़ा सा ख़राब हुआ। आप अपनी क्यूरी बताएं, आपको कोई प्रॉब्लम है वो बताएं। मैंने साइमा, कल भी आप शायद आई थी और आप कल भी मैंने आपको बताया था कि आप लैब मैनेजर एसएनई से कांटेक्ट करें, वो आपको बताएंगे कि स्ट्रीम यार्ड में शेयरिंग कैसे होती है। स्क्रीन बहुत ज़्यादा हेल्प कर चुका हूँ कि स्क्रीन यार्ड में शेयरिंग क्या होती है, कैसे होती है, रोज़ाना बताया जा रहा है ये। तो कल का लेक्चर आप देखें, कल के लेक्चर में भी मैंने बताया, 2-3 स्टूडेंट्स को बताया एसएनई से कांटेक्ट करें, वो आपको डिटेल में बताएंगे कि स्क्रीन शेयर कैसे होती है। ये देखें नीचे जहाँ पे मेरा कर्सर नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको लगा एक ये एलसीडी का आइकन नज़र आएगा, यहाँ पे शेयर स्क्रीन लिखा हुआ होगा। मेरे पास इस वक्त स्टॉप स्क्रीन आ रहा है,
आपके पास शेयर आ रहा होगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, एक पॉपअप आएगा, पॉपअप स्क्रीन के ऊपर शो होगा। पॉपअप में मुख्तलिफ टैब्स बने होंगे, उन टैब्स में से एक टैब ढूंढेंगे जिस टैब का नाम है इंटायर स्क्रीन। इंटायर स्क्रीन वाले टैब को क्लिक करेंगे, नीचे एक पिक्चर शो होगी, विंडो की एक छोटी सी विंडो शो होगी, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर डन के बटन पे हिट कर देंगे, आपकी स्क्रीन शेयर हो जाएगी। उम्मीद है मैं आपको समझा पाया। जी मुबशर साहब, चलें फिर आप लैब मैनेजर से कांटेक्ट करें, जो रिस्पेक्टिव आपके जो रेलिवेंट लैब मैनेजर है उनसे कांटेक्ट करें, वो आपको बताएंगे, आपके एसएनईज आपको बताएंगे। आप हेड ऑफिस कांटेक्ट करें, हेड ऑफिस वाले आपको समझा देंगे किसी तरीके से, तो आपको पता चलेगा ना। अस्सलाम वालेकुम सर। को आप बताएं, अब में आएंगे इंशाल्लाह, वो आपको लैब बुलाएंगे, सारी चीज़ें आपको समझा देंगे कंप्यूटर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सर मेरी ये स्क्रीन शेयर है आपको सर? जी, आपकी स्क्रीन शेयर। सर जो कल आपने असाइनमेंट दी थी, वो जो इनपुट्स वगैरह देनी थी, जो टेबल्स ग्रेडिंग का सारा बनाना था, वो सर मुझे उसकी स्टार्टिंग की समझ नहीं आ रही कि वो स्टार्ट कैसे करना है, मतलब उसमें फंक्शन को कैसे डिफाइन करना है। मैं तो सिर्फ इतना कर पाया हूँ कि मुझे वो जो ग्रेडिंग सिस्टम है कि एक नंबर ये वाली चीज़ जो है ये आपके सामने जो स्क्रीन पे शेयर हो रही है सर, इसके अलावा मुझसे तो वो टेबल्स वगैरह की सेटिंग नहीं हो सकती। ये एग्जीक्यूट हो रही है, ये कोड सही चल रहा है जी, ये इतना तो चल रहा है। ये क्या? इसकी आउटपुट सर, इसका आउटपुट दिखाएं ना, ब्राउजर में दिखाएं, ब्राउजर में कैसे दिख रहा है ये? ब्राउजर जी खोल के दिखाएं, पहले से सारा कुछ खोल के रखना चाहिए। ये सिर्फ ए शो कर देता है, बाकी पूरे वो ना, बाकी चीजें भी शो करवाएं ना, कि जिसमें ये भी लिखा होगा टोटल मार्क्स कितने थे, ग्रेड। सर वही तो समझ नहीं आ रहा, वो मैं कह कैसे डिफाइन करनी है वो चीजें सारी, किस तरह से डिफाइन कौन सा था, और बाकी चीजें भी शो कराएं कि, और फिर आप हेलो। जी जी सर। कोई तो बोलो जी, हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व? नहीं सर, मुझे वो लाइन कट गई थी आपकी, तो आवाज़ भी नहीं आ रही थी, तस्वीर भी चली गई थी। जी चलें चलें, आप आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ ना? मेरी बात समझ में आई आपको या दोबारा बोलूं? जी सर दोबारा बोले, मुझे नहीं समझ आएगी। मेरा मसला ये है कि ये जो उस आपने एक वेरिएबल आपने बनाया ना मार्क का, एक वेरिएबल से आपका सारा वो ग्रेड शो हो रहा है। अब इसी ग्रेड में साथ में आप वो वेरिएबल की ओरिजिनल वैल्यू भी शो करवा दें और जो कुछ भी आपने शो करवाना वो भी करवा दें। अब मार्क्स के साथ आप मार्क्स के वेरिएबल को बदल लें, इसकी जगह इंग्लिश, मैथ, उर्दू और इस तरह के वेरिएबल 5-6 बना लें और हर एक में डिफरेंट वैल्यू स्टोर करवा लें। सही है जी? अच्छा,
मतलब और फिर ये इसी हर एक यू फिर हर एक के लिए ये इतना पूरा प्रोसेस आप दोबारा करेंगे, हर एक मतलब ये सारे का सारा ये जो मैंने लिखा हुआ है ये कम्प्लीटली एक दफा कॉपी कर लूं और उसकी सिर्फ नाम चेंज कर दूं, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये हाँ, और इंग्लिश हो ये जाएगा, ये वेरिएबल्स के उर्दू हो नाम जाएगा। चेंज कर दें, और इस तरह जो इको में बी सी लिखा हुआ है ना आपने, इसके साथ जी दो जी। चार मैसेजेस और भी लगा दें कि ये बुक कौन सी है, उसका नाम क्या है, उसमें ऑब्टेनिंग मार्क्स क्या है और उसका ग्रेड क्या है, ये सारी 3-4 मैसेजेस और प्रिंट करवा दें यहाँ पे। और ये जो अभी सर आपने बताया था लूप्स वाला, उसमें ये जो एक इनपुट आ रही है वो इस तरह से आ रही है, जो फॉर की सर जो है ना वो इनपुट इस तरह से आ रही है। दिखाएं। आपने तो 5 ऐड करवा दिए, लाइन ब्रेक डालें इसमें, और आपने तो 5 ऐड करवा दिया ना, 5 ऐड नहीं करवाना। मैंने कहा इसको आपने गिनती को उल्टा चलाना है और सीधा चलाना है, 1 से 50 तक और 50 से 1 तक उल्टा भी एक दफा एग्जीक्यूट करना है। 50, फॉर 49, फॉर लूप में ये 48, कैसे 47 इस तरह चलनी चाहिए ये। फॉर लूप में ये कैसे होगा सर, ये तो हाँ, नहीं। ये थोड़ा सा सोचिए, मैंने अभी एक स्लाइड छोटी सी एक उसमें दिखाया था ये कैसे होगा। इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट करना शुरू कर दें, थोड़ा सा सोचेंगे इंशाल्लाह हो जाएगा, ये कुछ मुश्किल नहीं है, ट्रिकी अच्छा नहीं है अच्छा, इंशाल्लाह। का नहीं हुआ तो कल हम इधर क्लास में करेंगे इसको। चलें ठीक है सर। ये इसकी वाइल की जो है ना वो इनपुट इस चीज का इसमें भी increment हो ठीक है, रहा अगर कोई इशू नहीं है तो फिर तो दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। है। नहीं इसका सिर्फ वही डिक्रीमेंट का नहीं पता चल रहा था, मैंने इसीलिए पूछ रहा था। ठीक हो गया, वो आप कह रहे हैं कि प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस कर दूं तो वो मेरे ख्याल से होने लग जाएगा। हाँ, थोड़ा सा और भी उसमें ट्रिकी है, एक आध काम और भी करना पड़ेगा, मैंने पूरा नहीं बताया, पर आप उसको भी देख लीजिएगा। करें, थोड़े से हिम्मत करें, इंशाल्लाह नहीं होगा तो फिर हम आपको हेल्प करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले एक आध दिन तो उस पर लगाएं ना आप। ठीक है सर, ये हो गया था इंस्टॉल। चलें, अच्छी बात हो गया तो इसको थोड़ा एक्सप्लोर करें, प्रोडक्ट्स ऐड करें, मजीद एडमिन पैनल से इसको देखें, चेंजेस करके देखें, आपको मजीद इसकी डीप लेवल पे अंडरस्टैंडिंग हो जाए। चलें ठीक है सर, थैंक अब असल मसला ये है कि आपको ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आ गई हैं ना, अब आप इनको बेचना शुरू कर दें। आपको ओपन कार्ट आ गया तो ओपन कार्ट की वेबसाइट किसी को बना के दे दें, ये अच्छी खासी है वेबसाइट है, रियल टाइम में किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। एक आदमी ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता है, ये ओपन कार्ट आप उसको इंस्टॉल करके दे दें तो उसका तो $500 का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? जी सर, बिल्कुल समझ आ रही है। तो आप ठीक हो ऑर्डर लें इस तरह के और लोगों को सॉल्व करके दें, ये इंस्टॉल करके दें, इसकी आपको आज 2-4 मैं मिनट लगेंगे। ओपन कार्ट की सर एक गिग जो है वो आज मैं क्रिएट करके वो उसको भी इंस्टॉल वो भी लगा हाँ, बिल्कुल ऐसा करें, फोकस करें इसके भी, आपके पैसे भी कमाने शुरू कर दें। चलें ठीक है सर, थैंक यू। ओके, अस्सलाम जी आतिफ साहब, वालेकुम सलाम। आतिफ साहब, इट्स योर टर्न। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी आतिफ साहब, आपकी आवाज़ सुन पा रहा हूँ। सर एक्चुअली इंटरनेट का इशू है 3-4 दिन से, और क्योंकि जंग में सर बहुत हैवी रेन है, कंटिन्यूसली हो रही है, तो इस वजह से कुछ चलें, कोई बात नहीं। डिस्टर्बेंस। अच्छा सर, इसमें एक छोटा सा मेरा ये प्रॉब्लम था कि सबलाइम टेक्स्ट में जब हम सर कोड लिख रहे हैं PHP का, ये मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके सामने, तो इसमें सर हम रिजल्ट जो है वो उसी सबलाइम में ही देख सकते हैं, लेकिन अगर मैं उसको ब्राउजर में देखना चाहूँ तो फिर कैसे सर ये पॉसिबल होगा? मैं आपको शो करता हूँ, अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी कीजिएगा, स्क्रीन शेयर आपकी हो चुकी है। ज़रा प्रॉब्लम ये ज़रा सर दोबारा बताइएगा, मैं ज़रा मैसेज करने में लग गया। एक सर जी 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 सर, ये एक छोटा सा कोड लिखा है मैंने। अब इसका जो है वो मैं आपको पता है इसका सिस्टम बिल्ड करते हैं हम, तो इसमें ठीक सर है। मैंने PHP सिस्टम जो है वो बिल्ड किया हुआ है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। बिल्ड सिस्टम, और यहाँ से ये PHP। अब यहाँ पे ठीक है। सर मैं इसका जो रिजल्ट है वो कंट्रोल V शॉर्टकट से और या टूल मेन्यू से मैं इसका रिजल्ट देख सकता हूँ इसी स्क्रीन पे रहते हुए। तो सही है। अब यहाँ पे मतलब इसका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा सामने, बट मैं चाहता हूँ कि इसका रिजल्ट मुझे जो है वो लोकल होस्ट पे मिले, मुझे तो आप सेपरेटली जाना देखें ना, पड़ता तो है ये लोकल कहाँ पे होस्ट रखी पे। हुई है ये फाइल आपकी? ये सर उसी HT डॉक्स में डायरेक्टरी में पड़ी हुई है, है ना ये फाइल? HT जी सर, HT डॉक्स में है। अब आप चलें ज़रा अब ब्राउज़र जैसे खोलें, ओपन करें, ब्राउज़र ओपन करें, वहाँ पे जी आपके पास सर, चल रहा होगा,
जैम्प या जैम्प आपके पास चल रहा है ना, ब्राउजर ओपन करें आप, एज की जगह ना ये सर, क्रोम ये- यूज करें ताकि वो ज्यादा हेल्प करे ये- आपको। चलें, जी सर, मैं अभी लोकल होस्ट लिखें, रिक्वायर्ड ओके सर, लोकल होस्ट और इसमें है और सर फाइल का सारा पाथ लिखें यहाँ पे। PHP। ये सर कोड है सर, हो गया, रिजल्ट नजर आ रहे हैं मुझे तो अभी नजर नहीं आए, शायद अभी वो ब्राउजिंग हो रही है इसकी। हो गया रिजल्ट शो हो गया, लेकिन सर मैं ये चाह रहा हूँ यहाँ पर बिल्कुल सेपरेटली करना पड़ रहा है ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा सर क्वेश्चन ये है कि जब हम सब लाइन में यहाँ से बिल्ड करते हैं, ये बिल्ड की ऑप्शन है, तो यहाँ से जब हम बिल्ड करें तो डायरेक्ट हम अपने ब्राउजर में क्यों नहीं जा सकते? देखें PHP के लिए इस तरह के देखें PHP में ना, PHP के ये आईडीज का कमाल होता है। आप बात कर रहे हैं जैसे विजुअल स्टूडियो में होता है, विजुअल स्टूडियो ASP.NET के लिए जैसा होता है, आप कह रहे हैं वैसा होना चाहिए। तो ये हर एक के लिए आईडीज अलग होती हैं। तो आप ये काम विजुअल स्टूडियो के अंदर करें, PHP वहाँ पे भी इंटीग्रेट करें, वहाँ से चला लें। वहाँ ये सबलाइम टेक्स्ट की लिमिटेशन है। मैं भी ये करता हूँ इस तरह का। हेलो, इधर आवाज रुक गई आपकी। हेलो, आतिफ साहब, ये विजुअल स्टूडियो में आपको अच्छे तरीके से ये फैसिलिटी मिल जाएगी। आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक हो चुकी थी। जी सर, नेट इशू है काफी, शायद मेरी साइड पे है। तो अगर आप इस तरह सेकेंडली करेंगे ना, विजुअल स्टूडियो में चलेंगे, आईडी बेहतर कर लें। जी जी जी, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं PHP का जो भी कोड लिखूं वो मुझे जो है वो डायरेक्टली मुझे मेरे ब्राउजर में नजर आए, उसका रिजल्ट मुझे इसी स्क्रीन पे ये यहाँ पर नजर भी आ जाए, लेकिन मुझे ब्राउजर में उसका रिजल्ट चाहिए, लाइक लोकल होस्ट में। अच्छा सर, सेकंड एक और थिंग है, ये मैंने आप विजुअल स्टूडियो यूज करें। जी सर, ठीक ये फंक्शनलिटी मोस्टली विजुअल स्टूडियो देता है, ड्रीमवीवर भी देता हो। मैंने काफ़ी अर्सा पहले ड्रीमवीवर का यूज़ किया था, उस वक्त शायद मुझे याद नहीं पड़ता, अब शायद वो भी उसने भी एडवांस कर लिया हो, अपने आप को इनहांस कर लिया हो, तो उसको यूज़ करके देख लें। ठीक है सर, मैं ट्राई करूँगा उसे भी। और सेकंड सर, ये मेरा एक प्रोजेक्ट था जो मैंने किया, इसमें आप देखिएगा कि फुली फंक्शनल ई कॉमर्स साइट है ये, और इसमें सर ये हमारी प्रोडक्ट्स और मतलब पूरा एक कंप्लीट स्टोर है, और जिसमें हम जो है वो चेकआउट तक एवरीथिंग जो है वो कर सकते हैं। और लेट्स सपोज कि मैं यहाँ से सर ये जिपर जो है ये ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ, और ये कार्ट में ऐड हो जाएगी, प्राइस से ऐड हो जाएगी, और चेकआउट एंड फाइनल मराहिल तक। इसको सर मैंने कस्टमाइज भी किया थोड़ा सा, और कस्टमाइज में मैंने इसका हेडर वगैरह सेट किया, टाइटल वगैरह सेट किए हैं, और चंद एक बेसिक चीज़ें जो है वो मैंने ऐड की हैं इसमें। ज़बरदस्त आपने काम किया आतिफ साहब। आपने ये किस में बनाया? वो कॉमर्स है ये क्या, ये कुछ और जी सर, ये कस्टमाइज है कुछ कोड भी है? ये कस्टमाइज किया इसे, और वो कॉमर्स भी है, और साथ में सर इसे स्टोर फ्रंट मैंने यूज किया है। ये आप इसका यहाँ पर यूज सारा देख सकते हैं। किया आपने? और अभी हमने मतलब ये इस टाइम पे सर ये वो कॉमर्स यानी वर्डप्रेस में बना हुआ है ना? की एक ऑप्शन थी जी, वर्डप्रेस में बना हुआ है जैसे। अब सर इसमें फुली फंक्शनल है ये हम व्यू कार्ट कर सकते हैं, चेकआउट, मतलब ऑर्डर प्लेस करने तक एंड तक हमारे सारे काम जो है ये साइट कंप्लीट करेगी। अभी सर बहुत सारा काम था करने आपने जरूरत यह है कि आप किसी को बेच के इससे
भी कमाएं। का ताकि आप प्रॉब्लम है मेरे पास 3-4 दिन से, और नहीं तो कुछ बस कमाने सर के काबिल भी रियली हो बहुत जाएं। मजा आ रहा इस है तरह के आपके साथ काम करते हुए। शुक्रिया जी, हमें भी आपके साथ काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं इस पूरे प्रोग्राम को। लेकिन असल इस प्रोग्राम का जो टारगेट है वो ये है कि आप लोग इन इंशाल्लाह स्किल्स सर, को, इन इंशाल्लाह महारतों को यूज़ आपका करके साथ अगर हुआ तो सर हम पैसे भी कमाने बहुत लग कुछ जाएं। कमा लेंगे। अभी मेरा फोकस जी सर, अभी बस आप रोज़ाना 1-2 घंटे इसको ज़रूर दें, रोज़ाना 1-2 जी सर। घंटे फाइवर को और अपवर्क को ज़रूर दें। आप काफ़ी समझदार हैं और आप जल्दी से इसको पिक कर लेंगे। जल्दी ऑर्डर लाना, क्लाइंट कम्युनिकेशन, उम्मीद है आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। इश्यू तो सिर्फ आप ये है ऑर्डर कि ये बनाएं, अब चीजें आपका फोकस थ्योरेटिकल ऑर्डर पढ़ी पे हुई होना थी, चाहिए। लेकिन अब प्रैक्टिकली इसको देख रहे हैं। नहीं, हाँ, मकसूद यही सर है, आपकी वरना दुआएं तो बस कोई साथ भी चाहिए हमें। एक्टिविटी यहाँ पे नहीं। अगर आपको खुद के पैसों की जरूरत नहीं है ना, तो आप मुल्क के लिए कमाएं। आपके जितने भी पैसे ऑनलाइन आएंगे स्टेट बैंक से होके आपकी जेब में आएंगे, तो मुल्क को तो फायदा होगा और साथ में वो पैसे आप किसी को सदका भी कर सकते हैं। आपके इलाके में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आपके अजीज़ व अकारिब में, तो इसलिए बेचने पे फोकस करें अपने लिए और लोगों के लिए और मुल्क के लिए। ये फ्रीलांसिंग है, डायरेक्टली आप मुल्क को फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं, तो इसलिए इसके बहुत डायनामिक सी इसकी बाउंड्रीज हैं। या थोड़ा जी सर, इंशाल्लाह। और कुछ बात पूछनी जी है सर, तो जी सर, इंशाल्लाह। अभी सर थोड़ा सा टाइम चलें जी। मैं कुछ इंटरनेट ब्रेक हो गया आतिफ साहब का शायद। मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।